हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका सीए इंटर का रिविजनरी टेस्ट पेपर मे 26 एग्जाम्स के लिए बेटे। और ये बात सारे बच्चों को पता है कि हर एग्जाम से पहले एक आरटीपी और दो एमटीपी इंस्टीट्यूट रिलीज करता है। आज के इस वीडियो में हम आरटीपी कवर करेंगे और अगले दो वीडियोज में मैं आपको एमटीपी दूंगा। अब एक बात और आप सबको पता है कि रिविजनरी टेस्ट पेपर में टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं और उन 20 क्वेश्चंस में से काफी सारे क्वेश्चन पुराने होते हैं, रिपीटेड होते हैं। कोई स्टडी मैट का रिपीट कर दिया, कोई पुरानी आरटीपी एमटीपी का रिपीट कर दिया। तो जितने क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस कर रखे हैं और वो आपकी आरटीपी में है, मैं दोबारा डिस्कस नहीं करता बेटे। मैं क्यों आपका टाइम खराब करूंगा। मैं आपको क्लास बुक के क्वेश्चन की नंबरिंग बताऊंगा। क्लास बुक का क्वेश्चन नहीं होगा तो आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन होगा, तो मैं उसकी रेफरेंस दूंगा, उसे खत्म कर दूंगा। और अगर मुझे कोई नया क्वेश्चन नजर आया, कोई डिफरेंट क्वेश्चन, कोई नए फिगर्स के साथ, वो क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो पुराने क्वेश्चन मैं कभी भी नहीं कराता बेटे। मैं बच्चों का टाइम कीमती समझता हूँ और आजकल पेपरों का माहौल है, आपके पास वैसे ही टाइम बहुत कम है। तो रिपीटेड क्वेश्चन काटते चलेंगे और नए नए क्वेश्चन हम करते चलेंगे। तो मैं बेटे इसका डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और ये जो आरटीपी है, मैं इसमें शुरू करूंगा पीछे से। मैं क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू करूंगा। मैं शुरू करूंगा क्वेश्चन नंबर 20 से। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, पीछे से चलते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में आसान से क्वेश्चन होते हैं और इन्होंने लास्ट में कुछ अच्छे क्वेश्चन दे रखे होते हैं, तो हम पीछे से हम इसको लेके चलेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 20। ये है आपका ब्रांच अकाउंटिंग में से। मुझे लगा कि कुछ अच्छा क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा। ये मैंने लिस्ट बना रखी है, जितने क्वेश्चन सिमिलर हैं वो मैंने ढूंढ लिए हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है बेटे, हमें नहीं पढ़ना। क्यों? आप हमारी क्लास बुक में जाओ। क्लास बुक में क्वेश्चन नंबर 50 है बेटे और पेज नंबर है 301। डिट्टो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, एक एक लाइन एक एक वर्ड सेम है, हमने क्लास में किया हुआ है। और अगर ये बात मैं कह रहा हूं तो आप मान लो, और अगर क्रॉस चेक करना है आप क्रॉस चेक कर लो। लेकिन ये क्वेश्चन बेटे हमारा पुराना है, हमें इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये क्लास में किया हुआ है आपने। ये वही फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन है। इस ट्रायल बैलेंस को आपने कन्वर्ट करना है, एक क्लोजिंग स्टॉक आपने फाइंड आउट करना है, एक मैनेजर का कमीशन निकालना है। ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। मैं चला जी क्वेश्चन नंबर 19 पे। मैंने सोचा चलो 19वां क्वेश्चन देखते हैं, कुछ नया मिल जाए। तो जब मैं 19वें क्वेश्चन पे पहुंचा तो ये क्वेश्चन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का है बेटे। मैंने इस क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ा। ये भी पुराना क्वेश्चन। ये हमारी क्लास बुक में, आप क्लास बुक में जब आप जाएंगे तो ये क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है बेटे। पेज नंबर है 478। कट कॉपी पेस्ट डिट्टो क्वेश्चन है बेटे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। कभी फिगर्स को 4 से गुना कर देते हैं। मान लो हमारी क्लास बुक में क्वेश्चन है, अगर आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। कभी 4 से मल्टीप्लाई करके दे देते हैं, कभी 2 से मल्टीप्लाई। अरे भैया, क्वेश्चन का एसेंस तो वही है, सारा क्वेश्चन तो वही है, सारे पॉइंट्स वही हैं, कुछ नया है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन भी आपको करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्लास में खुद अपने हाथ से सॉल्व किया हुआ है और आपकी जो नोटबुक है उसमें आपने लिखा होगा। ये भी नया नहीं है बेटे, पुराना क्वेश्चन आपका। 20वां क्वेश्चन ब्रांच का पुराना है। 19वां क्वेश्चन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, ये भी पुराना है। मैं थोड़ा सा और पीछे गया, लो जी मैं आ गया कंपनी फाइनल अकाउंट में। मैंने सोचा चलो अब कुछ नया क्वेश्चन मिलेगा, बच्चों को बैलेंस शीट पढ़ाऊंगा, P&L पढ़ाऊंगा। लेकिन जब मैंने क्लास बुक को चेक किया तो ये हमारी क्लास बुक का बेटे क्वेश्चन नंबर 27 है। मैंने लिस्ट बना रखी है, सारी चेक किए हुए हैं। पेज नंबर 464। हाँ 464। इस क्वेश्चन को भी करने की जरूरत नहीं है, पुराना क्वेश्चन है। अगर आपने क्लास बुक के सारे क्वेश्चन किए हुए ढंग से, मेरे करवाए हुए रिवाइज किए हैं और होमवर्क वाले आपने प्रैक्टिस किए हैं, कुछ नया है ही नहीं। तो जो 3 बड़े क्वेश्चन है वो तो पुराने हैं। ब्रांच का क्वेश्चन पुराना, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पुराना, कंपनी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन पुराना। मैं थोड़ा सा और पीछे गया, मैं आ गया क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 किस चीज पे है बेटे? AS29। और AS29 किस चीज पे है? प्रोविजंस, कंटिजेंट लायबिलिटीज, कंटिजेंट एसेट्स। कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन डिट्टो क्वेश्चन मुझे मिला नहीं। ये क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ। आओ हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ बेटे। गैलेक्सी लिमिटेड
is in the process of finalization of the accounts for the year ended 31st March 25। कंपनी का नाम बताओ क्या है जी? गैलेक्सी। और अपने फाइनल अकाउंट्स कब के बना रहे हैं? 31 मार्च 2025 के अपने फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, ठीक है। नीड्स योर एडवाइस ऑन द फॉलोइंग इश्यूज इन लाइन विद द प्रोविजंस। आपसे एडवाइस मांग रहा है कि AS 29 के हिसाब से क्या होना चाहिए। तो इसमें आपको दो केसेस दिए हैं, एक है केस 1, एक है केस 2, दोनों अलग अलग केसेस हैं, आपको अलग अलग ट्रीटमेंट बताना है। कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। हमने क्लास में पता नहीं कितने केसेस पढ़े हुए हैं, हमको डरते थोड़ा ना, बताओ। गैलेक्सी लिमिटेड इज सेलिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अंडर इट्स ब्रांड नेम एंजल। ये कंपनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सेल कर रही है ये कंपनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सेल कर रही है और उसका नाम क्या रखा है इन्होंने? एंजल। बना रही है कि बेच रही है? बेच रही है सर। तो फिर बनाता कौन है? बट इज गेटिंग दीज प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम एक्स लिमिटेड। ओके, बनाने वाली कंपनी का नाम है एक्स, वो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट बना के गैलेक्सी को देते हैं, गैलेक्सी उसके ऊपर अपना स्टिकर लगाता है अपना नाम एंजल के नाम से और मार्केट में बेच देता है। मतलब हम तो सिर्फ मार्केटिंग करते हैं, अपना ब्रांड बना रखा है, बनवाते किसी और से हैं। बनाने वाली कंपनी का नाम है एक्स, उसने प्रोडक्ट बनाया, लेबलिंग नहीं करी, बना के इसकी फैक्ट्री में भेज दिया, इसने अपना लेबल चिपकाया और मार्केट में बेच दिया। मेरी बात समझ रहे हो? यानी मैन्युफैक्चरर को हम अपनी क्वालिटी, अपनी गाइडेंस के हिसाब से बनाने के लिए कहते हैं, वो हमें बना के दे देता है, हम बेच देते हैं। लेकिन क्वेश्चन आगे क्या कहना चाहता है? मुझे इनका बिजनेस तो समझ में आ गया। इट हैज एन अंडरस्टैंडिंग विद एक्स लिमिटेड दैट if the company becomes liable for any damage claims due to any injury or harm to the customer of the cosmetic products, 40% shall be reimbursed by it by X। क्या मतलब हुआ? हमने X से माल खरीदा, अपना स्टिकर लगाया, मार्केट में बेच दिया, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, एक कस्टमर ले गया, उसने अपने फेस पे लगाया, फेस जल गया। अब फेस जल गया तो वो गैलेक्सी के ऊपर क्लेम ठोकेगा कि तुम्हारा प्रोडक्ट तो जाली है। तो गैलेक्सी कंपनी ने एक्स कंपनी को पहले बोल दिया था, अगर हमारे ऊपर कोई क्लेम आया, किसी कस्टमर ने कोई डैमेज का क्लेम ठोका, तो 40% तुमसे ले लेंगे। अगर 1 लाख रुपए का क्लेम हमारे ऊपर किसी ने ठोका तो 40,000 तुम्हें देने पड़ेंगे, 60,000 मैं दूंगा, 40 तुम दोगे। तो कस्टमर का अगर कोई क्लेम आता है तो हमें रिम्बर्समेंट मिलेगा एक्स से 40% तक। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यानी गैलेक्सी कंपनी कस्टमर को पे ऑफ करेगी 1 लाख रुपए और एक्स से रिम्बर्स करवाएगी 40,000 रुपीज। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 लाख रुपए क्वेश्चन में नहीं है, मैं वैसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि 60-40 बांटेंगे दोनों। अच्छा जी, मैं आगे जरा रीड करता हूँ। ड्यूरिंग द ईयर 24-25 करंट ईयर में एन एस्टिमेट ऑफ द क्लेम ऑफ 25 लाख रुपीज में बी पेबल टू द कस्टमर्स बाय गैलेक्सी। ये जो हमारा साल निकला अभी 24-25, मैं 31 मार्च 25 के खाते बना रहा हूँ, 24-25 25 लाख रुपए के क्लेम आपको देने पड़ेंगे कस्टमर्स को। अब बताओ क्या करें? और आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ गैलेक्सी इसकी अकाउंटिंग कैसे करेगा। तो मैं इसकी अकाउंटिंग के लिए आपको दो बातें बताना चाहता हूँ। एक मेरे पास है P&L और एक मेरे पास है बैलेंस शीट। दो चीजें अलग अलग हैं। तो जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा बेटे, तो बैलेंस शीट में मुझे प्रोविजन बनाना चाहिए 25 लाख रुपए का। बैलेंस शीट में मुझे एक लायबिलिटी क्रिएट करनी चाहिए 25 लाख रुपए की। प्रोविजन भी लायबिलिटी होती है आपकी, आपको 25 लाख देने हैं, प्रोवाइड करो। लेकिन आपको पता है कि इसका 40% आपको मिल जाएगा। 40% कौन देगा? एक्स देगा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। तो इसका 40% कितना बनता है? 10 लाख रुपए। तो आपको एक रिसीवेबल भी बुक कर लेना चाहिए 10 लाख रुपए का। तो 25 लाख की लाइबिलिटी बुक करो और 10 लाख रुपए का रिसीवेबल बुक करो। और आप इसको आपस में सेट ऑफ मत करना। नो, एसेट अलग, लाइबिलिटी अलग। क्यों? पैसे देने किसी और को है और लेने किसी और से है। अगर वो पार्टियां अलग अलग हैं तो सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो 25 लाख रुपीज गैलेक्सी को देने हैं, उसी लाइबिलिटी बुक करो। 10 लाख रुपए मैंने एक्स से रिकवर करने हैं, उसको एसेट बुक करो। ये तो बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट हो गया। P&L में आते हैं। तो P&L में आपको पता है डैमेजेस देने हैं आपको। कितने के डैमेजेस हैं? 25 लाख के। और आपको रिम्बर्समेंट कितना मिलेगा? 10 लाख का। तो P&L में आप 15 लाख रुपए का खर्चा डाल सकते हैं। P&L में सेट ऑफ इसलिए अलाउड है कि इनकम और एक्सपेंस आपस में रिलेटेड है, कि 25 जाएगा 10 आ जाएगा, 15 लाख का बर्डन है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप 15 लाख रुपए का एक्सपेंस सेट ऑफ करके डाल सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में लेना देना तो होता नहीं, इनकम एक्सपेंस होते हैं और दोनों आपस में रिलेटेड है। तो बैलेंस शीट में सेट ऑफ नहीं करना, 25 और 10 अलग अलग दिखाना है। P&L में आप नेट 15 लाख रुपए डाल सकते हैं।
कि जी 15 लाख रुपए का खर्चा है, हमें देने हैं, 25 देना है, 10 आ जाएगा, 15 आपके ऊपर बर्डन पड़ेगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस में 15 लाख रुपए, ये आपका फर्स्ट पॉइंट, ये क्वेश्चन है बेटे आपका, इतनी सी बात है बस। आपको AS 29 की कंडीशन याद है, देयर शुड बी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, इट शुड बी ड्यू टू पास्ट इवेंट्स, रिलायबल एस्टिमेट शुड बी अवेलेबल एंड आउटफ्लो इज प्रोबेबल, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या है, 25 लाख रुपए का। पास्ट इवेंट क्या है, कस्टमर माल लेके गया है, उसने यूज किया, आपके ऊपर क्लेम ठोक दिया। अच्छा, रिलायबल एस्टिमेट 25 लाख रुपीज, और आउटफ्लो है, बिल्कुल है, क्योंकि पेबल वर्ड लिखा हुआ है, देने पड़ेंगे। तो ये अकाउंटिंग आपकी, क्वेश्चन आसान है बिल्कुल। मैं इसके सेकंड पार्ट में आ रहा हूँ, एक पार्ट तो हो गया बेटे, ये इसका सेकंड पार्ट, आओ जी देखिए जरा क्या कहता है इसमें। गैलेक्सी लिमिटेड हैज बीन sued by one of his competitor for alleged infringement of trademark and a notice for levy of penalty of 50 lakh rupees has been received by it। ये जो गैलेक्सी कंपनी है, इस बार इस पे जो केस किया है, कस्टमर ने नहीं किया, किसी कॉम्पिटिटर ने कर दिया, और कॉम्पिटिटर कहता तुम मेरा ट्रेडमार्क यूज कर रहे हो। मैं अभी रिसेंटली किसी गाड़ी में ट्रेवल कर रहा था, वहां पे एक लड़का आया, रेड लाइट थी, वहां पे लोग रुके हुए थे, उसके हाथ में बिस्लेरी की बोतल, मैंने बोला बिस्लेरी सड़कों में बिक रही है, मैंने 10 रुपए दिए, बिस्लेरी ले ली। जब उसको ध्यान से पढ़ा तो उस बिस्लेरी में आई वर्ड गायब था, बॉटल वही, इंप्रेशन वही, नाम में स्पेलिंग चेंज कर रखे हैं। तो फिर बिस्लेरी को अगर पता लगेगा कि ये हरकतें हो रही हैं, वो फिर पकड़ेगा तो उसी लोगों को। तो इन्होंने भी कुछ किया होगा, ट्रेडमार्क का वायलेशन किया, किसी का धर लिया उसने, कहता ला 50 लाख रुपए। अच्छा, ट्रेडमार्क का तो खेल है सारा। द कंपनी हैज अपॉइंटेड अ लॉ फर्म टू डिफेंड इट्स केस फॉर अ फीस ऑफ 5 लाख। हमने एक वकील कर लिया, वकील कहता 5 लाख लूंगा, हमने बोला ले लियो 5 लाख रुपए। 60% ऑफ द फीस हैज बीन पेड इन एडवांस, 3 लाख रुपए तो हमने फीस के दे ही दिए उसको, 5 लाख का 60%, 3 लाख रुपए एडवांस में दे दिए उसको, तो राइट ऑफ कर दो, जो फीस दे दी वो खर्चा डल गया। अब बचे बाकी के 40%, द रेस्ट 40% वुड बी पेड आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ द केस। जब केस फाइनल होगा बाकी का 40% तब देना है। तो पता तो है ना, केस हारो या केस जीतो, वकील तो अपनी फीस लेगा, केस के हारने या जीतने से वकील की फीस तो रुकेगी नहीं। तो 40% का प्रोविजन आपको बना देना चाहिए, बाकी के 2 लाख का, 3 लाख आपने दे दिए, 2 लाख का प्रोविजन बनाओ, और वकील की फीस तो आपकी P&L में आ गई। अब आते हैं केस की हार जीत पे। अगर आपको लगता है कि केस हम जीत जाएंगे तो प्रोविजन नहीं बनेगा, अगर आपको लगता है केस हार जाएंगे तो प्रोविजन आपको 50 लाख का और भी बनाना पड़ेगा। तो केस का हारना या जीतना अलग है, लॉयर की फीस अलग है, वो तो 5 लाख रुपए P&L में जाने जाने हैं, 3 लाख आपने पे कर दिए, 2 लाख का प्रोविजन बना दिया जो बाद में देने हैं। अब आते हैं केस पे। देयर आर 70% चांसेस दैट पेनल्टी मे नॉट बी इम्पोज, 70% चांस है कि पेनल्टी नहीं लगेगी। तो मोर देन 50% चांस है कि आप केस नहीं हारोगे, इसका मतलब आपको 50 लाख रुपए नहीं देने पड़ेंगे, तो प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन केस तो चल रहा है, तो आपको कंटिजेंट लायबिलिटी शो करनी पड़ेगी कि हमारे अगेंस्ट ये कोर्ट में केस चल रहा है। प्रोविजन मत बनाओ क्योंकि आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन कंटिजेंट लायबिलिटी तो शो करनी पड़ेगी आपको। तो करना क्या है, 5 लाख रुपए का खर्चा P&L में जाएगा, और एक कंटिजेंट लायबिलिटी शो करनी है 50 लाख की, जो कोर्ट केस चल रहा है आपका। बस दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये सारी बातें हमने क्लास में पढ़ी हुई है बेटे, और मैंने क्वेश्चन करा दिया आपको, ये होमवर्क में नहीं दिया है ना, आसान काम। चलो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब आप चाहे RTP का आंसर पढ़ना चाहो पढ़ लो, वही है जो मैंने बताया आपको। फिर आ गया बेटे क्वेश्चन नंबर 16, किस चीज का है, इंपेयरमेंट का। ओ, ये तो क्लास का क्वेश्चन है। ये बेटे आप हमारी क्लास बुक में जाओ, ये आप हमारी क्लास बुक में जाओ, क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 12 है, कट कॉपी पेस्ट, पेज नंबर है बेटे 323, और ये वही क्वेश्चन है जिसमें 150 मैगजीन है, 17 मैगजीन तो हमने मार्केट से परचेज किए हैं और 80 हमने सेल्फ क्रिएट किए हैं। हमारे पास 150 मैगजीन्स के टाइटल हैं, इनटेंजिबल एसेट्स हैं, कुछ हमने खुद डेवलप किए, कुछ मार्केट से परचेज किए, इसका इंपेयरमेंट करना है। अरे अगर आपको क्वेश्चन याद हो, मैंने बोला था कि हर मैगजीन का कैश फ्लो इसमें अलाउड है, अवेलेबल है। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे इसमें एक लाइन मिलेगी, मैंने क्लास में भी बताया था कि हर मैगजीन का इंडिविजुअली कैश फ्लो निकालना अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, हम निकाल सकते हैं। तो मैंने बोला था कि आपको CGU बनाने की जरूरत नहीं है, हर टाइटल का इंडिविजुअल इंपेयरमेंट टेस्ट आप कर सकते हो, बिकॉज कैश फ्लोज आर अवेलेबल एंड रिकवरेबल अमाउंट कैन बी कंप्यूटेड individually for all the magazines. So CGU cannot be formed and individual impairment test will be conducted.
ये वही क्वेश्चन है बेटे आपका, क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 12 है, आप चेक कर लो, मेरा कराया हुआ। अच्छा जी, फिर मैं आ गया क्वेश्चन नंबर 15 में, और पैसेंजर कार वाला क्वेश्चन है जी। लो, ये तो नाम पढ़ते ही आपको पता लग गया। ऐसे हमने ढेरों क्वेश्चन करे हैं, जीएसएम फोन, सीडीएमए फोन, वॉशिंग पाउडर, और वो अपना बाथिंग सोप, पैसेंजर कार, कमर्शियल कार, AS24, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। आप हमारी क्लास बुक में आओ, और ये क्लास बुक का बेटे क्वेश्चन नंबर 11 है। पेज नंबर कौन सा है जी? पेज नंबर है बेटे 411। मेरा क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है AS24 का। मैगजीन छापते छापते न्यूज़पेपर छापना शुरू कर दिया। डिसकंटिन्यूइंग के लिए मैंने आपको बहुत सारे केसेस कराए थे कि जब हम बात करते हैं डिसकंटिन्यूइंग की, तो आपकी फैक्ट्री में कोई ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट छपना नहीं चाहिए या बनना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप उस फैक्ट्री का यूज करते रहोगे और अपनी आप प्रोडक्ट लाइन चेंज कर लोगे, वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है आपका। ये वही क्वेश्चन है। पैसेंजर कार है, कमर्शियल कार है जी, एक का प्रोडक्शन कम कर दिया, एक का बढ़ा दिया, या एक का बंद कर दिया, सारा वही काम करना शुरू कर दिया, हम इसको डिसकंटिन्यूइंग नहीं मानते। तो ये क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 11 है बेटे, आप देख लेना, मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है। आपको मत्था मारने की जरूरत ही नहीं है, जो क्वेश्चन पुराने हैं वो पुराने, कुछ नया है ही नहीं। मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 बेटे किस चीज पे है? AS19 कहता जी एक्सप्लेन करो। क्या एक्सप्लेनेशन मांग रहा है? एक्सप्लेन करो ब्रीफ में द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एन एसेट गिवन अंडर ऑपरेटिंग लीज इन द बुक्स ऑफ लेसर। लो कर लो बात। सबसे पहले बताओ किसके बुक्स मांग रहा है? लेसर के। और कौन सी लीज मांग रहा है? ऑपरेटिंग लीज। और क्या मांग रहा है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग कहता है लेसर की बुक्स में कैसे करते हैं। तो ऑपरेटिंग लीज तो सबसे हमारा आसान टॉपिक था, आपको याद होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, जितने भी आपके लीज रेंटल होते हैं वो सारे के सारे SLM बेसिस पे आते हैं। याद है आपको? अगर आप SLM बेसिस पे नहीं चलेंगे तो कोई ना कोई सिस्टमेटिक एलोकेशन होना चाहिए। सिस्टमेटिक एलोकेशन क्वेश्चंस में आता नहीं, SLM ही आता है। एक क्वेश्चन में सिस्टमेटिक कराया था जिसमें प्रोडक्शन के यूनिट्स की रेशियो में हमने बनाया था। तो SLM और सिस्टमेटिक एलोकेशन दोनों में से एक होना चाहिए। दूसरी बात, फाइनेंस लीज में जो लेसर है वो अपनी एसेट को क्रेडिट कर देता है, बुक्स में से निकाल देता है, और जो लेसी है वो एसेट को डेबिट कर लेता है। लेकिन ऑपरेटिंग लीज में लेसर अपनी किताबों में से एसेट को हटाता नहीं है, वो एसेट को पकड़ के रखता है, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज किराए का एग्रीमेंट है। ना तो कोई एसेट को डीरिकॉग्नाइज करेगा, ना ही कोई दूसरी पार्टी उसको रिकॉग्नाइज करेगी। याद है ना आपको? तो एसेट लेसर की बुक्स में है, लेसर की बुक्स में रहेगी, और उसके पीपीई में शो होती रहेगी, लेसर की बैलेंस शीट में। तीसरी बात, मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग लीज में जो डेप्रिसिएशन है वो लेसर ही क्लेम करेगा, क्योंकि एसेट उसी के पास है। लेकिन फाइनेंस लीज में क्या होता है? वो एसेट को क्रेडिट करके खत्म कर देता है, और एसेट पे डेप्रिसिएशन लेस ही लगाता है। ऑपरेटिंग लीज में ऐसा नहीं होता, एसेट का डेप्रिसिएशन लेसर के हाथ में होता है, और जो डेप्रिसिएशन लगाएगा इंपेयरमेंट टेस्ट भी वही करेगा, क्योंकि मालिक वही है। ये सारी बातें बताई तो थी बेटे आपको। आपकी क्लास बुक में, आपकी क्लास की जो नोटबुक है उसमें ऑपरेटिंग लीज के सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, वही फॉलो करने हैं आपने, वही एंट्रीज है, वही सब कुछ है। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अब इसमें क्या बताऊं आपको, बताओ। ये तो हमारी क्लास नोटबुक का इन्होंने पार्ट पूछ लिया, तो पेपर में वही 3-4 पॉइंट्स लिख के आने हैं आप। अच्छा जी बेटे, ये क्वेश्चन भी किया आपका। मैं आ गया 13 पे। ये AS17 का है, आपसे इंटरेस्ट एक्सपेंस के बारे में पूछ रहे हैं। चलो कर लो बात कि ये सेगमेंट एक्सपेंस में आएगा कि नहीं आएगा। अरे भैया, इंटरेस्ट एक्सपेंस हो या इंटरेस्ट इनकम हो, ना तो सेगमेंट रेवेन्यू में आती है, ना सेगमेंट एक्सपेंस में आती है। लोन्स सेगमेंट लायबिलिटी में नहीं आते, और इन्वेस्टमेंट सेगमेंट एसेट्स में नहीं आते। पूरी बात आपको बताई हुई है डेफिनेशंस में। लेकिन डिट्टो क्वेश्चन मेरे पास है बेटे। ये हमारा बेटे क्वेश्चन नंबर 1 है। किस चीज का? क्वेश्चन बैंक का। कौन से क्वेश्चन बैंक का? वो क्वेश्चन बैंक जो मैंने आपको RTP MTP पे दिया हुआ है। एक तो आपको क्लास बुक दे रखी है मैंने 3 मॉड्यूल्स में, और एक आपको क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था। क्वेश्चन बैंक ऑन RTP MTP, जितने भी May 24 से लेके आज तक के RTP MTP हैं, सबको चैप्टर वाइज क्लासीफाई करके मैंने आपको एक क्वेश्चन बैंक बना के दिया था। उस क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 1 है ये, यानी किसी ना किसी पुरानी RTP का है। May 24 की RTP का क्वेश्चन है यार, मैं आपको बता देता हूँ, पुराना क्वेश्चन। और एक मजे की बात बताता हूँ, जो मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दिया था RTP MTP का, उसमें जो क्वेश्चन पुराने थे उसमें नीचे लिखा हुआ रिपीटेड, उसको नहीं करना। लेकिन जिस क्वेश्चन के नीचे वीडियो की टाइमिंग डाली हुई है, तो वो मैंने उस वीडियो में समझाया। डायरेक्टली आप उस वीडियो को उस टाइम पे जाकर उसको देख सकते हो।
मैंने तो इतना काम आसान किया हुआ आपके लिए कि आपको वीडियो में जाके ढूंढना ना पड़े। मैंने हर वीडियो का टाइम कि मैंने ये क्वेश्चन वीडियो में किस टाइम पे कराया वो भी मेंशन किया। अब इससे ज्यादा बेटे मैं कुछ कर नहीं सकता, पढ़ना तो आपको ही है। अगर हरियाणा के एक छोटे से टाउन एलनाबाद का बच्चा घर बैठ के AIR 1 ले सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटे। आप मेरी बात समझते हो? मैं हरियाणा में मंडी डब वाली से हूँ। मेरा जो बैकग्राउंड है वो आता नहीं कपिल शर्मा के शो में सुनील ग्रोवर, जिसको गुत्थी कहते हैं हम, वो भी मंडी डब वाली का ही है। मैं भी मंडी डब वाली का हूँ। मंडी डब वाली हरियाणा के बॉर्डर पे है, और जो एलनाबाद है वो डब वाली से 60 किलोमीटर है, बिल्कुल मेरे टाउन के पास है। जब इस बार मैंने देखा कि AIR 1 जनवरी 2026 एग्जाम कन्हैया लाल एलनाबाद, तो मैं समझ गया था कि ये मेरा ही बच्चा है, मेरे एरिया का बच्चा है ये। फिर बच्चे का मैसेज आया कि सर मेरा तो AIR 1 आया। मैं खुशी तो मुझे हुई, पर मैं शॉक हो गया। इतना सीधा बच्चा, इतना सिंपल लिविंग बच्चा, अपने फादर के साथ उसकी उनकी दुकान पे उनके साथ हाथ बटाता है, फादर की भी हेल्प करता है उनकी शॉप पे। AIR 1 दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, बेंगलोर, टॉप हाई स्कूल रेटिंग के बच्चों को पछाड़ दिया भाई ने। बहुत बड़ी बात है बेटे ये। तो उसने एक माइलस्टोन सेट कर दिया पूरे इंडिया के CA स्टूडेंट्स के लिए कि कोई भी बच्चा घर बैठ के अगर कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करेगा वो नंबर भी ले सकता है, रैंक भी ले सकता है, टॉपर भी बन सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो आप ज्यादा गाइडेंस की जरूरत नहीं होती बेटे, कंसिस्टेंसी और मेहनत की जरूरत है। ना आपको कोई मोटिवेशन चाहिए, ना आपको कोई ज्यादा गाइडेंस चाहिए। आपको ईमानदारी से अपना सिलेबस करना है, 2 बार रिवीजन करनी है, जाके पेपर में बैठ देना, दाएं दाएं दाएं। जब अंदर नॉलेज अपने आप या पेपर लिख के आओगे, पेपर कैसे नहीं लिखोगे आप बताओ? एफर्ट्स तो आपको देने पड़ेंगे, टीचर तो पढ़ा ही सकते हैं बेटे, है ना। चलो मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ बेटे, थोड़ा सा और ऊपर चलता हूँ। मैं आ गया क्वेश्चन नंबर 12 में। ये क्वेश्चन मुझे कराना पड़ेगा भाई साहब। ये किस चीज का क्वेश्चन है? एमेलगामेशन, AS14 एमेलगामेशन, क्वेश्चन नंबर 12। ये मैं कराऊंगा बेटे, देने को मैं होमवर्क में दे सकता हूँ, मुझे पता है मैंने करा रखे हैं, लेकिन एक प्रैक्टिस कराता हूँ आपको। ये हमारा एमेलगामेशन का क्वेश्चन है, और इसमें जो मेन मेन पॉइंट्स है मैं आपको सारे बता देता हूँ। आओ बेटे, ये हमारा क्वेश्चन है, मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है। भाई साहब इतना लेंथी क्वेश्चन, अरे ये तो कुछ भी नहीं है। अभी आपको पता है मेरा बेटा जतिन UK में पढ़ता है केमिकल इंजीनियरिंग में, अभी उसका फर्स्ट ईयर चल रहा है। उसका भी एक प्रोजेक्ट था वहाँ पे, उसने कोई प्रोसेस प्लांट डिजाइन करना था। उसने मुझे क्वेश्चन पेपर भेजा अपना 27 पेज का, 27 पेज का एक ही क्वेश्चन, 100 नंबर का। और बच्चे को सिर्फ उन्होंने फाइनल आंसर बताया कि इतने इतने लीटर का जूस बनना चाहिए आपके प्लांट में। और वो 17 दिन सोया नहीं, लगा रहा। और वो जो हाईसीस उनका कोई सॉफ्टवेयर है और उन्हीं की लैब में चलता है, वो उनकी लैब में बैठा रहा। मैं उसको बोलता रहा, यार कुछ नहीं होता, क्यों टेंशन ले रखी है तूने। तो जब मैं हमारे क्वेश्चन देखता हूँ, मुझे लगता था ये लेंथी है यार, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। पर जब मैंने उसका क्वेश्चन देखा, मुझे लगा नहीं हम ठीक है, हम कर सकते हैं। उसका क्रिटिकल जॉब है उसका थोड़ा सा। 27 पेज का क्वेश्चन, वहाँ पेपर का पैटर्न ही अलग है बेटे, वो एक ही क्वेश्चन देते हैं 100 नंबर का, लो ये कर लो आप। इसलिए इसको लेंथी मत समझना, हम कर सकते हैं। A लिमिटेड एंड B लिमिटेड वर अमेलगामेटेड। लो जी, अमेलगामेशन का क्वेश्चन है। एक है कंपनी A, एक है कंपनी B, दोनों ने मिलकर बना ली AB। अगर ये अमेलगामेशन का क्वेश्चन है तो ये भी वेंडर है, ये भी वेंडर है, ये परचेजिंग है। अगर 2 वेंडर है तो 2 PC होंगे, याद है आपको? 2 वेंडर है तो 2 PC निकलेंगे, और अगर 2 PC है तो 2 नेट एसेट्स निकलेंगे। अगर आपका PC नेट एसेट से ज्यादा है तो गुडविल, नेट एसेट से कम है तो कैपिटल रिजर्व। एक जगह गुडविल आ गई, एक जगह कैपिटल रिजर्व आ गया, कोई सांप नेमले वाला खेल, दोनों को नेट ऑफ करके, क्योंकि अमेलगामेशन का क्वेश्चन है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व आप सेट ऑफ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो देखते हैं जरा क्या कहते हैं क्वेश्चन। A लिमिटेड एंड B लिमिटेड वर अमेलगामेटेड ऑन 31 मार्च 25। बिल्कुल ठीक बात है जी। टू फॉर्म a new company AB Limited. Prior to the amalgamation, the balance sheet of two companies stood as under. ये कहानी तो हो गई खत्म। ये बैलेंस शीट आपको दे रखी है, ये इसके नोट्स वगैरह दे रखे हैं। मैं आपको सीधा काम की इंफॉर्मेशन पे लेके आता हूँ। मैंने पता बेटे इस क्वेश्चन में आपको क्या कराना है। मैंने एक तो PC निकाल के देना है, एक आपको नेट एसेट्स निकाल के देने हैं, एक आपको गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकाल के देना है।
बैलेंस शीट आरटीपी के सोल्यूशन में बनी होगी, वो देख लेना, मैं नहीं बैलेंस शीट बना रहा, मेन पॉइंट सारे आपको समझा देता हूं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, फर्स्ट पॉइंट, ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ एबी विल बी 100 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 7.5 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। क्या ये इंफॉर्मेशन काम की? अरे बेकार है। ऑथराइज्ड कैपिटल का क्या करना है? एक चीज आपके काम की है कि एक इक्विटी शेयर 10 रुपए का है और एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का है। ये इंफॉर्मेशन याद रखना। अगर 10 रुपए से ऊपर जाएगा प्राइस तो प्रीमियम में जाएगा, 100 रुपीज से ऊपर जाएगा तो भी प्रीमियम में जाएगा। तो इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू 10 है, प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए है। ये इंफॉर्मेशन काम की है। बाकी ऑथराइज्ड हम कहाँ यूज करते हैं? वो नोट्स वोट्स जब हम बनाते हैं तब लिख देते हैं उसे। तो अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ आपका, क्वेश्चन मैं स्टार्ट करके देता हूँ। मैं बेटे इस क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट में आ गया, वैसे तो सेकंड है लेकिन मेरे लिए फर्स्ट है। एबी लिमिटेड, ध्यान से पढ़ना, आंखें खुली रखना, दिमाग खुला रखना, कैलकुलेटर हाथ में रखना, अभी कैलकुलेशन करेंगे। एबी लिमिटेड विल इशू, परचेजिंग कंपनी इशू करेगी, अच्छा, 4 इक्विटी शेयर्स, परचेजिंग कंपनी अपने 4 शेयर इशू करेगी, परचेजिंग कंपनी अपने 4 शेयर इशू करेगी, इक्विटी शेयर, अच्छा, फॉर ईच इक्विटी शेयर ऑफ ए लिमिटेड। पहले हम जाएंगे ए के पास, हम ए को बोलेंगे हाँ भाई तेरे पास कितने शेयर है, वो आपको शेयर बता देगा। डिवाइड करेंगे 1 से, गुना करेंगे 4 से, 1 के लिए 4, 4:1। परचेजिंग कंपनी अपने 4 शेयर इश्यू करेगी ए कंपनी के 1 शेयर के लिए, कोई बात नहीं, 4:1। 1:4 नहीं है, 1/4 मत कर देना, 4/1 है। फेस वैल्यू क्या है जी शेयर की? 10 रुपए है, और इश्यू प्राइस क्या है जी इसका? 25 रुपीज है। अगर 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 25 रुपए का इश्यू प्राइस है, तो बाकी के 15 रुपए कहां जाएंगे? प्रीमियम में जाएंगे, और कहां जाएंगे? पर पीसी तो निकालो। लेकिन अब दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि ये क्वेश्चन नेट पेमेंट मेथड का है, क्योंकि आपको पीसी दे रखा है इन्होंने। 1 शेयर के लिए 4 शेयर, 25 रुपए का एक, जब आपको पेमेंट ही बता गया तो नेट पेमेंट का क्वेश्चन है। कोई पेमेंट तो बैलेंस लिखा हुआ कहीं, बैलेंस इन कैश, क्वेश्चन नेट पेमेंट मेथड का है, पेमेंट फुल एंड फाइनल आपके पास। तो मैंने क्या करा, यहां लिखा कैलकुलेशन ऑफ पीसी, मैंने लिखा कैलकुलेशन ऑफ पीसी। एक कॉलम बनाया मैंने ए लिमिटेड का, एक कॉलम बनाया मैंने बी लिमिटेड का। मैं यहां पे लिखूंगा पेमेंट इन इक्विटी शेयर्स, पेमेंट इन इक्विटी शेयर्स। अब मुझे यहां आने दो, ये शेयर कैपिटल है, ये रही आपकी ए कंपनी। ए कंपनी के पास भाई साहब 864 लैक्स की कैपिटल है, और इसके पास एक शेयर 100 रुपए का है। 864 डिवाइडेड बाय 100, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हैं इसके पास? इसके पास नंबर ऑफ शेयर है ये। पहले मुझे ये तो पता करने दो कि ए कंपनी के पास शेयर्स कितने हैं। इसकी कैपिटल है 864 लैक्स, इसका एक शेयर है 100 का, तो इसके नंबर ऑफ शेयर बनते हैं ये। अब इसके नंबर ऑफ शेयर आ गए, अब मैं यहां जा सकता हूं, मैं यहां लिखूंगा 8.64, एक के लिए कितने हैं? 4, और एक शेयर कितने का है? 25 रुपए का। तो ये आ गया जी 864। एक कैलकुलेशन तो हो गई। पहले हमने ए के नंबर ऑफ शेयर निकाले, फिर उस पर स्वैप रेशो लगाया, फिर उस पर इश्यू प्राइस लगाया, आ गया पीसी। एक पॉइंट और पढ़ते हैं, आओ मैं इसके सेकंड पॉइंट में जा रहा हूं बेटे। एबी लिमिटेड विल इशू 5 इक्विटी शेयर फॉर ईच इक्विटी शेयर ऑफ बी। ए को तो हमने 4 दिए थे, लेकिन बी को हमने 5 देने, और फेस वैल्यू वही है 10 रुपए की, और इश्यू प्राइस वही है 25 रुपए का। तो मैं वही वर्किंग है मेरे पास। तो अब मैं आ गया बी के पास, मैंने बोला अभी तेरी कैपिटल कितनी है? कहता है 810। एक शेयर कितने का है? 100 का। इसके नंबर ऑफ शेयर निकालो, इसके नंबर ऑफ शेयर बनते हैं 8.1, ठीक है जी, 8.1, 8.1, एक के बदले में कितने हैं? 5, और एक शेयर कितने का है? 25 रुपए का। ये कितना बनता है? 1012.5। ये तो हो गया इक्विटी शेयर का पेमेंट। चले आगे, हमें क्वेश्चन में आगे चलना चाहिए बेटे। हमें देखो क्वेश्चन आगे क्या कहता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ ए एंड बी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो पेमेंट जाएगी वो पीसी में आती है। पीसी की डेफिनेशन याद करो, परचेज कंसीडरेशन इज द अमाउंट which is paid by purchasing company to the liquidator or vendor company only for its shareholder whether equity or preference। जब हम नेट पेमेंट मेथड में पीसी निकालते हैं तो इक्विटी और प्रेफरेंस का टोटल लगा लेते हैं,
और मैंने बोला था डिबेंचर होल्डर की पेमेंट कभी पीसी में नहीं आती, डिबेंचर होल्डर की पेमेंट नेट एसेट्स में आती है। तो जब नेट एसेट्स निकालेंगे तब डिबेंचर होल्डर को ले लेंगे, हम तो पीसी निकाल रहे हैं, पीसी तो इक्विटी और प्रेफरेंस का निकलता है। ए और बी इनके जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं इनको इशू करो क्या, इक्वलेंट नंबर, ओहो इक्वलेंट नंबर 1:1, 1:1, 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 रुपीज, और इश्यू प्राइस क्या है, इश्यू प्राइस है 200 रुपए का। ओ भाई 100 के बदले में 200, 100 की कैपिटल 100 का प्रीमियम, आधी कैपिटल आधा प्रीमियम, नंबर इक्वल है। मैं गया इनके एनेक्सर में, ये रहा जी ए, ये रहा जी बी, ये रही इनकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 324, 216, और एक शेयर कितने का है 100, रेशियो है 1:1, 1:1 का मतलब 324 का 324, लेकिन इश्यू प्राइस है 200, डबल कर दो इसको, इसको भी डबल कर दो, इसको भी डबल कर दो। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, पेमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स 324, मैंने किया इसको 100 से डिवाइड और 200 से कर दिया गुना, इसको लिया 216, 100 से कर दिया डिवाइड, 200 से कर दिया गुना, डबल करना है, यही है ना, 324 216, ठीक है। बताओ कितना आया, ये आ गया जी 648, और ये कितना आया, ये आ गया जी 432। बताओ जी पीसी कितना आ गया, बताओ भाई साहब पीसी कितना आ गया, नेट पेमेंट मेथड 864 एंड 648, 1512, बहुत बढ़िया। पीसी बताओ जी कितना आ गया, 1444.5, बहुत बढ़िया, पीसी आ गया। अब ये नेट पेमेंट मेथड का क्वेश्चन है, और अगर आपका पीसी नेट एसेट से ज्यादा है तो गुडविल, नेट एसेट से कम है तो कैपिटल रिजर्व। अब मुझे अगले पार्ट में क्या करना है, मुझे नेट एसेट्स निकालने हैं। जिंदल सर वो तो एंट्री में आ जाएगा, जब आप परचेजिंग कंपनी की बुक्स में एंट्रीज पास करोगे, सेकंड एंट्री में गुडविल और कैपिटल रिजर्व अपने आप ही आ जाएगा। आपने क्यों टेंशन ले रखी है, टेंशन पता है इस बात की है बेटा कि आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ी। क्वेश्चन कह रहा है बैलेंस शीट बनाओ ए बी की 31 मार्च की, आफ्टर एमलगमेशन, नेचर ऑफ परचेज, साथ में नोट्स टू अकाउंट्स बनाओ। एंट्रीज मांग ही नहीं रहा, अगर क्वेश्चन आपसे एंट्रीज नहीं मांग रहा तो फिर सारा काम वर्किंग नोट्स में चलेगा, तो आपको नेट एसेट्स का भी आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। हाय 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 हाय, एंट्रीज मत पास कर देना। आपको गुडविल और कैपिटल रिजर्व वर्किंग क्लास में बताया तो था कि अगर एंट्रीज मांग ली तो मेरा काम आसान है, पहली एंट्री बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर, फिर एसेट्स डेबिट टू लायबिलिटी टू पीसी गुडविल। लेकिन जब एंट्रीज मांग ही नहीं रहा तो मैं एंट्री कैसे शो करता हूँ। तो मैंने क्लास में बताया था कि नेट पेमेंट मेथड में आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है पेपर में, अगर एंट्रीज ना मांगे तो फिर गुडविल और कैपिटल रिजर्व के लिए आपको दो वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे, एक पीसी का, एक नेट एसेट्स का, फिर उसके कंपैरिजन का, फिर आगे बढ़ेंगे हम। भूला मत करो, इतने क्वेश्चन करा रखे हैं मेरे बच्चे, ऐसे मत देखो मेरी तरफ। अब मुझे क्वेश्चन में आगे जाने दो, क्वेश्चन में आगे क्या कहता है मुझे पढ़ने दो। एग्जिस्टिंग 8% डिबेंचर होल्डर्स ऑफ बोथ द कंपनीज, सारे एसेट्स कौन सी वैल्यू पे, फेयर वैल्यू पे, और सारी लाइबिलिटीज कौन सी वैल्यू पे, पेबल वैल्यू पे, क्योंकि परचेज मेथड है। तो परचेज मेथड में आपकी परचेजिंग कंपनी एसेट्स को फेयर वैल्यू पे लेती है, लाइबिलिटीज को पेबल वैल्यू पे लेती है, डिवेंचर की पेबल वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, वही तो निकाल के दे रहा हूं, पढ़ो जरा पॉइंट। एग्जिस्टिंग डिवेंचर होल्डर ऑफ बोथ कंपनीज विल गेट, डिवेंचर होल्डर को क्या देना है, टू प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच फॉर 3 डिवेंचर्स हेल्ड बाय देम एट एन इश्यू प्राइस ऑफ 150। लो कर लो बात, क्या डिवेंचर होल्डर को कैश देना है, नो। क्या डिवेंचर के बदले में डिवेंचर देने, नो। डिवेंचर होल्डर क्या मांग रहे हैं, कहते जी प्रेफरेंस शेयर दे दो। तो प्रेफरेंस शेयर पढ़ते ही कंफ्यूज मत हो जाना कि पीसी में आएगा, अरे नहीं, पेमेंट किसको दे रहे हो, पेमेंट तो डिवेंचर होल्डर को दे रहे हैं। तो डिवेंचर होल्डर की जेब में जो डालते हैं वो लाइबिलिटी है, आप उसको चाहे जो मर्जी इशू करो, पर है तो वो डिवेंचर ही। तो 2 प्रेफरेंस शेयर देने 3 डिवेंचर के लिए, 2/3, 2 शेयर्स फॉर 3 डिवेंचर्स। तो मैं डिवाइड करूंगा 3 से, मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, और इशू प्राइस है 150, 150 रुपए ले रहा हूं मैं, तो डिवेंचर की पेबल वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, तो मुझे एक बार बैलेंस शीट में जाने दो, ये रहे डिवेंचर्स कितने के, 90 और 48। ये जो 90 है इसको मैं डिवाइड करूंगा 100 से, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने, 0.9। और जो 48 है इसको डिवाइड करूंगा 100 से, ये आ जाएगा 0.48।
सारी इंफॉर्मेशन लैक्स में है, तो 90,000 है जी। 90,000 डिवेंचर इसके पास है, 48,000 डिवेंचर इसके पास है। डिवाइड तो करना पड़ेगा फेस वैल्यू से, तभी तो नंबर आएगा। नंबर आएगा तो मैं रेशियो लगा पाऊंगा। आओ एक वर्किंग नोट और बनाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स। अगर आपको डिवेंचर्स की पेबल वैल्यू निकालनी है, एक कॉलम है ए का, एक कॉलम है बी का, पेमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, तो इसके पास है 0.9। मैं डिवाइड करूंगा 3 से, मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, 3 के लिए 2, 3 डिवेंचर के लिए 2 प्रेफरेंस शेयर, और एक है 150 का। 0.48 3 इंटू 2 इंटू 150। बताओ जी, कैलकुलेशन करके बताओ। 90। ये 48, ये 90 है, ये 48 है। हाँ, सेम ही आ गया। अगर नंबर कम किए तो वैल्यू बढ़ा दी, 100 के 150 कर दिए तो 1.5 गुना हो गए। अगर हमने नंबर कम किए हैं, अगर नंबर आपके 1.5 गुना कम किए हैं तो वैल्यू 1.5 गुना बढ़ा दी, वही वापस फिर आ गई। कोई मतलब नहीं जी, अगली कैलकुलेशन में आओ। कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। एक तरफ है ए और एक तरफ है बी। नेट एसेट्स निकालने, कोई बात नहीं, एक बार क्वेश्चन में वापसी करो। ऑल दी करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज ऑफ ए एंड बी आर टेकन ओवर बाय ए बी एट बुक वैल्यू एक्सेप्ट इन्वेंट्री विच इज टेकन ओवर एट 96%। सारे करंट एसेट, सारे करंट लाइबिलिटी बुक वैल्यू पे है, इन्वेंट्री को 96% कर लेना, और एक आपके डेटर्स है, डेटर्स को 95% कर लेना। कोई बात नहीं जी, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। इन्वेंट्री को 96% पे लेना है, डेटर्स को 95% पे लेना है, बाकी सब बुक वैल्यू पे। बैलेंस शीट में आओ जी, भाई साहब बैलेंस शीट में आओ। आ जाते हैं जी बैलेंस शीट में, ये लो बैलेंस शीट। सबसे पहले है पीपीई 972702, लिखो जी, 972,702, 972702। फिर इनके पास है इन्वेस्टमेंट्स। बताओ जी इन्वेस्टमेंट कितने के हैं। इन्वेस्टमेंट भाई साहब 162, 54। लो जी, फिर इनके पास आ गए करंट एसेट्स। इन्वेंट्री 96% पे लेनी है, ये 96% पे, ओके। इन्वेंट्री तो 350 का 96%, 275 का 96%। कोई नहीं, कर लेंगे, आगे चलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल, ये 95% पे लेने हैं। डेटर्स, डेटर्स, लो जी। फिर आ गया कैश, कहीं भी एक्सेप्ट कैश नहीं लिखा हुआ। अगर एक्सेप्ट कैश नहीं लिखा हो तो कैश भी टेक ओवर ही करेंगे हम। बताओ जी कितना कैश है। 316,209, 316,209। लो जी, करो चेंज। 350 का 96%, 336। 275 का 96%, 264। 360 का 95%। ठीक है, ये भी ठीक है। ये लो जी 342, 362.9। 380 का 95%, 361 आएगा जी। 380 का 95%, 360 का 95%। बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब आते हैं लाइबिलिटीज में। ट्रेड पेबल बताओ बेटे कितने के हैं। 428, 189.6, 189.60,
बहुत बढ़िया जी। डिवेंचर्स आपको पता ही है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 48 है। ये आपके लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी हो गए। खत्म, खत्म है जी बस। और क्या, नेट एसेट्स निकाल लो कितनी आ गई। 162, 336, 342, 316 माइनस 428 माइनस 90, 638। ये आ गई जी नेट एसेट्स। दूसरे में आओ। 972, 162, 336, 342, 316 माइनस 428 माइनस 90, 1610 है बेटे ये नेट एसेट्स। अब इसमें आते हैं 702, 54, 264, 361, 209। ठीक है जी। माइनस करेंगे 189.6 माइनस करेंगे 48, 1352.4। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। एक है ए, एक है बी। पीसी बताओ जी दोनों का कितना कितना। ये रहा बेटे इसका पीसी 1512, इसका पीसी ये रहा। इसका पीसी है 1512, 1444.5। और नेट एसेट्स बताओ कितने के। 1610 और 1352.4। बताओ जी। अगर आपके नेट एसेट्स ज़्यादा हैं, ये मैं ए कंपनी की बात कर रहा हूँ, पीसी कम है, नेट एसेट्स ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे आएगा कैपिटल रिजर्व 98 आ गया। यहाँ पे आएगी गुडविल क्योंकि पीसी ज़्यादा है, ये आ गया 92.1। ये आपका गुडविल और कैपिटल रिजर्व आ गया बेटा। क्वेश्चन खत्म हो गया। ये हमारा पीसी ठीक है, ये सारे नोट्स हो गए, ये भी ठीक है। ये ट्रेड पेबल्स हमने लिखे हैं 148 के। एक सेकेंड, कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है क्या। क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कैसे। हमने ट्रेड पेबल लिखने थे 428.4, हमने ट्रेड पेबल लिख दिए 428। हल्की सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें, वो आपने वैसे पकड़ लिया होगा मुझे जब आंसर लिख रहा था मैं। यहाँ पे 428 पॉइंट, यहाँ पे 4 है, तो इसकी वजह से हल्का सा डिफरेंस आएगा। ये जो 1610 आया था, ये आएगा 1609.6, 1609.6। नाइन्टी सेवन पॉइंट सिक्स। वो 0.4 लिखना रह गया था ट्रेड पेबल का, वो था 428.4 और हमने लिखा था 428, वो 0.4 लिखना रह गया था, उसकी वजह से ये हमारा कैपिटल रिजर्व आया। इसमें गुडविल आई है, मैं आपको भी टैली करा रहा था अभी। ये इतना आना चाहिए ना, आरटीपी में भी आना चाहिए इतना आंसर। हाँ, ऐसा तो हो नहीं सकता जब कैलकुलेशन सारी ठीक है हमारी, आंसर में डिफरेंस कैसे आ जाएगा। ये रहा बेटे, ये रहा, ये कैपिटल रिजर्व आ गया, ये गुडविल आ गई। अब इनके सॉल्यूशन में एक पंगा है बेटे, मैंने सारा क्वेश्चन समझा दिया, बैलेंस शीट आप देख लेना। एक पंगा है छोटा सा। क्या पंगा है। गुडविल और कैपिटल रिजर्व को हम आपस में सेट ऑफ करते हैं, वही क्लास में हम बात करते हैं सांप नेवले वाली। तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व अगर एक ही टाइम पे अराइज हो रहे हैं तो सेटअप हो जाते हैं, और इन्होंने सेट ऑफ नहीं किया, गुडविल और कैपिटल रिजर्व को अलग अलग दिखा रहे हैं। मेरे हिसाब से ये सेटअप करके दिखाना चाहिए था। इन्होंने कैपिटल रिजर्व को रिजर्व एंड सरप्लस में डाल दिया, गुडविल को इंटेंजिबल में डाल दिया। सेटअप कर देते तो बढ़िया था, नहीं सेटअप कर रहे, ठीक है कोई बात नहीं। जब एक ही टाइम पे गुडविल, एक ही टाइम पे कैपिटल रिजर्व, सेटअप हो जाना चाहिए। ये आंसर्स में ऐसा काम करती रहते हैं, इनकी पुरानी आदत है। एक और चीज, इस क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स पढ़ लिए हमने, एक पॉइंट रह गया कि इनके पास कोई इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है जो 3 साल तक इनको मेंटेन करना है, लिखा हुआ है ना। तो ये वही है, जब आप रिजर्व एंड सरप्लस का वर्किंग नोट बनाते हैं तो आप लिखते हैं एमेलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट,
आप लिखते हैं पहले स्टैट रिजर्व और फिर यहीं से माइनस कर देते हैं एमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट, ये नील हो जाता है। रिजर्व एंड सरप्लस में जितना हम ऐड करते हैं उतना लेस कर देते हैं क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री पास करनी होती है। मैं इनका सोल्यूशन चेक कराऊं, ये काम इन्होंने ठीक किया हुआ है इनका। अगर मैं आपको रिजर्व एंड सरप्लस का नोट दिखाऊं, ये काम इन्होंने ठीक किया हुआ है। ये देखो, ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व पहले इन्होंने ऐड किया और फिर अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व इन्होंने माइनस किया, नेट ऑफ कर दिया रिजर्व एंड सरप्लस में। ये ठीक है, ये तो करती है, हमें पता ही है। बाकी सारा क्वेश्चन सिंपल है मेरे। बैलेंस शीट आरटीपी में अब आप देख लेना, क्वेश्चन मैंने आपको सारा करा दिया। करना क्या था, पीसी तो निकालना था, कुछ स्पेशल पॉइंट थोड़ा ना था इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छा जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया आपका। हम चलते हैं 11 की तरफ। ये राजी क्वेश्चन नंबर 11। ये किस चीज पे है, ग्रांट्स पे है। क्वेश्चन ये भी मेरा कराया हुआ है, लेकिन फिगर्स मेरे को सेम नहीं मिले क्लास बुक में, तो मैं करा देता हूँ, 5 मिनट लगेंगे। आओ, कोई कंपनी है एरा लिमिटेड, इन्होंने कोई प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल किया है। प्लांट एंड मशीनरी है आपकी डेप्रिशिएबल एसेट। दो मेथड, एसेट रिडक्शन मेथड, अमोर्टाइजेशन मेथड, दोनों कराए हुए आपको, कोई बात नहीं। देखते हैं कितनी कॉस्टिंग है जी, 100 लैक्स की। डेट बताओ क्या है, 1 अप्रैल 23। मैं लिख लेता हूँ 1 अप्रैल 23, 100 लैक्स। एंड received a government grant of 40% towards its cost on the same day। 1 करोड़ की मशीन खरीदी है, 40 लाख ग्रांट के आ गए, तो आपकी नेट कॉस्ट तो 60 लाख ही हुई, तो डेप्रिसिएशन तो नेट कॉस्ट पे लगाएंगे। अब ये देखना मेथड कौन सा लगा रहे हैं। द ग्रांट वाज क्रेडिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। मजा आ गया, ये तो एसेट रिडक्शन मेथड लगा रहे हैं, सीधे माइनस कर दिया। तो अगर मैं कैलकुलेशन समझाऊं तो मेरी कॉस्ट कितनी है, 100 लैक्स, ग्रांट कितनी है, 40 लाख, तो नेट कॉस्ट कितनी हुई, 60 लाख। डेट क्या है, 1/4/23, 1/4/23, 1/4/23। मुझे क्वेश्चन आगे पढ़ने दो। आगे क्वेश्चन कहता है सर, द लाइफ ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज 5 ईयर। 5 साल में अमोर्टाइज करना है, डेप्रिसिएशन निकाल देंगे, लेकिन इसकी एक रेजिड्यूल वैल्यू है 10 लाख रुपए की। ओहो, कोई बात नहीं। और जो कंपनी का डेप्रिसिएशन है वो एसएलएम बेसिस पे लगाना है, कोई बात नहीं, ये भी चार्ज कर देंगे। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल निकल गया, तो कोई बात नहीं, पहले 1 साल का डेप्रिसिएशन तो निकाल लो। डेप्रिसिएशन 23, 24। बताओ जी डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा। 60 लाख रुपए की कॉस्ट है, 10 लाख की सालवेज वैल्यू है, 5 साल से डिवाइड करूंगा तो 10 लाख का डेप्रिसिएशन हो गया, 50 लाख बच गए, 1/4/24 आ गया। सालवेज वैल्यू इनर कॉलम में से जो आपका सालवेज, वो किताबों में थोड़ा ना आती है, वो डेप्रिसिएशन के टाइम पे माइनस करनी होती है। सालवेज वैल्यू हमने इधर उधर माइनस करके डेप्रिसिएशन निकाली, किताबों में पढ़े हैं 50 लाख। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्या हुआ। रिफंड, रिफंड की बात करेगा। द कंपनी हैड टू रिफंड द ग्रांट टू द एक्सटेंट ऑफ 25 lakhs ऑन 1 अप्रैल 24 ड्यू टू नॉन कंप्लायंस। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एरा फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स। लो कर लो बात, पहले 2 साल की एंट्रीज मांग रहा है आपसे भाई साहब, एंट्रीज, और वो भी पहले 2 साल की। तो मैं इसमें पहले ग्रांट पे एड बैक करूंगा। लो जी, ग्रांट एड बैक कर देते हैं, तो ये 1/4/24 को 75 हो गया। अब आपको डेप निकालना है 24, 25 का, तो कोई बात नहीं, हमारे पास है 75, 10 लाख की सालवेज वैल्यू है, 4 से डिवाइड करो। सालवेज वैल्यू तो हमेशा माइनस करनी होती है हमें, तो ये 16.25, 58.75, ये तो हो गया वर्किंग नोट। अब इसकी एंट्रियां बनानी है, आओ पहली एंट्री पास करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री मैं आपको पास करा रहा हूँ 23, 24 की। दूसरी एंट्री बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट 40, गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 40, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 10, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 10। हंसना मना है, कहीं एंट्रीज देख के हंस रहे होगी सर ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, अरे इसमें कुछ है ही नहीं बताने को, मैं क्या करूँ बताओ। मशीन खरीद ली, ग्रांट आ गई, ग्रांट को कॉस्ट में सेट ऑफ कर दिया, डेप्रिसिएशन निकाल दिया, डेप्रिसिएशन को पी एंड एल में डाल दिया, हम सेकंड ईयर में आ गए। ये लो जी 24, 25, पहली एंट्री गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू बैंक, वापस करो पैसे। और सेकंड एंट्री प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ग्रांट 25। नेक्स्ट एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 16.25, ये पी एंड एल में चला जाएगा आपका।
मेरे पास कुछ बताने को हो तो मैं रुकूं? ये कोई क्वेश्चन है? ग्रांट आ गई, माइनस कर लिया, ग्रांट चली गई, एड बैक कर दिया, डेप्रिसिएशन रिवाइज कर दिया, बच्चों वाला खेल है। फिगर चेंज हो गए तो क्या हुआ? क्वेश्चन तो वही बच्चों वाला ही है। हैं? ये कोई क्वेश्चन है बताओ? चलो आगे चलते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जा रहा हूँ बेटे। क्वेश्चन नंबर 10 बेटे, और क्वेश्चन नंबर 10 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का। एक नंबर के बेवकूफ है बेटे, ये क्वेश्चन AS7 का है ही नहीं, ये क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा कि बोर्ड ऑफ स्टडीज में इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, क्वेश्चन की हेडिंग गलत कैसे डाल सकते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रेफरेंस ही गलत दे रखी है। ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो AS10 का क्वेश्चन है, PPE का। और ये डिट्टो क्वेश्चन CA फाइनल के स्टडी मटेरियल में भी है, इंडिया 16 का फाइनल के स्टडी मटेरियल से उठा के आपको दे दिया। मैंने ये क्वेश्चन फाइनल में पढ़ाया हुआ है, वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ही AS10 का बेटे, इसमें आपको PPE की कॉस्ट निकालनी है, डेप्रिसिएशन निकालना है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का तो कुछ लेना देना ही नहीं इस क्वेश्चन के साथ। चलो एक बार पढ़ना शुरू करते हैं। और एक और मजे की बात बताता हूँ, इस क्वेश्चन में एक इनकी मिस्टेक भी है। क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, आंसर में कुछ और कर रहे हैं, वो भी मैं आपको टैली करा दूंगा। हम इसको एक बार शुरू करते हैं। 1 अप्रैल 24, मैं डेट लिख लेता हूं, 1 अप्रैल 24, ठीक है बेटे। वाई लिमिटेड परचेज्ड एन इंडस्ट्रियल प्लॉट ऑफ लैंड फॉर 50 लाख रुपीज फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू फैक्ट्री। अब आप कहेंगे सर कंस्ट्रक्शन की बात तो हो रही है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन कैसे नहीं? अरे भैया, मैं अपनी फैक्ट्री बना रहा हूँ, फैक्ट्री मेरे लिए PPE है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ठेकेदारों के लिए जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। हमने तो लैंड खरीदी, हम उस पर फैक्ट्री बनाएंगे, हमारे लिए तो PPE है। लैंड भी PPE में आएगा और फैक्ट्री भी आपकी PPE में आएगी। मैं कह रहा हूं आपसे, मान लो मेरी बात, 25 साल हो गए पढ़ाते हुए। आपके लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज और ये इंस्टीट्यूट बहुत बड़ी बात होगी, हम तो इनको 25 साल से देख रहे हैं बेटे। हमें तो क्वेश्चन पहली लाइन में पढ़ के पता लग जाता है कि किस चीज से बिलोंग करता है। तो मैं कह रहा हूँ आप देख लेना, आगे आंसर मिल जाएगा। एक बार चलते हैं आगे। 50 लाख रुपए की लैंड खरीदी है बेटे इन्होंने, मैं लिख लेता हूँ। और इस लैंड पे ये क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे? फैक्ट्री करेंगे जी। तो फैक्ट्री के लिए भी आपको हिसाब किताब बताएगा, कोई बात नहीं। दिस कॉस्ट ऑफ 50 लाख रुपीज इंक्लूडेड लीगल कॉस्ट 2,50,000 इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ एक्विजिशन ऑफ दिस प्लॉट। बिल्कुल ठीक है। इन्होंने जब लैंड खरीदी होगी तो उसका रजिस्ट्रेशन कराया होगा, स्टैंप ड्यूटी लगी होगी। वो स्टैंप ड्यूटी जो 2.5 लाख रुपए है वो 50 लाख में इंक्लूडेड है, सही है। क्योंकि जितने भी आपके लैंड के एक्विजिशन के खर्चे होते हैं, कोई ब्रोकरेज है, कोई स्टैंप ड्यूटी है, वो सब कॉस्ट का ही पार्ट बनते हैं। तो अगर इन्होंने 50 लाख रुपए में लीगल कॉस्ट को इंक्लूड किया तो ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 लाख रुपए सही है, बनी बनाई कॉस्ट है। और अगर ये 2.5 लाख इसमें इंक्लूडेड नहीं होते, मेरे को ऐड करने पड़ते एक्विजिशन कॉस्ट के नाम पे, तो लैंड की कॉस्ट बढ़ जाती। पर इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, कोई बात नहीं, ठीक है। 50 लाख रुपीज फाइनल है। आगे चलते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री कमेंस्ड ऑन 1 मई 24। याद रखना बेटे, ये तो मेरी लैंड एक्विजिशन की डेट है, पर मैंने जो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया है वो किया 1 मई को। अब ये कंस्ट्रक्शन डेट कहां से आ गई, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन डेट के हिसाब से कई तरह के खर्चे आ सकते हैं। तो आपने लैंड खरीदी है 1 अप्रैल को, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है 1 मई को, तो कंस्ट्रक्शन डेट को मैं ध्यान रख के चलूंगा। वाई लिमिटेड प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड इन रिलेशन टू द अबव कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी। सबसे पहले बताओ कॉस्टिंग में क्या दे रखा आपको। प्रिपरेशन एंड लेवलिंग ऑफ द लैंड 1,60,000 रुपीज। आपने लैंड खरीदी, सीधा थोड़ा ना कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। लैंड को पहले लेवल करेंगे, मिट्टी मिट्टी डालेंगे, वो बराबर होगी, फिर उस पर हम कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करेंगे। तो ये जो लेवलिंग ऑफ लैंड है ये आपका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का पार्ट है। तो ऐसा करते हैं ना, हम एक वर्किंग बनाते हैं कॉस्ट ऑफ PPE के नाम से। तो मैंने इसमें लिखा सबसे पहले लैंड 50 लाख रुपए, परचेज ऑफ लैंड, बताओ जी परचेज ऑफ लैंड कितना है, 50 लाख रुपए। और इसमें लीगल कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, बहुत बढ़िया। अब मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस ऐड करने स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले क्या है, लेवलिंग कितनी है, 1,60,000 रुपए। ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का पार्ट बन गई, 1,60,000 रुपए। ठीक है जी, क्वेश्चन आगे रीड करते हैं। हमें बता रहा है जी एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की है। अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का पार्ट है, लेकिन ये पर मंथ बेसिस पे है 58,000 रुपए।
तो जितने महीने आपका काम चलेगा उतने महीने का खर्चा लेना है। 58,000 रुपये पर मंथ है, 58,000 रुपीज पर मंथ। अब बताओ काम कब शुरू हुआ? काम शुरू हुआ जिंदल सर 1 मई को, तो पता करो ना काम खत्म कब हुआ। मैं चला गया नेक्स्ट पेज पे, मैं जब नेक्स्ट पेज पे गया तो मुझे पता लगा काम कब खत्म हुआ। तो मुझे पता लगा कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो खत्म हुआ है 31 दिसंबर को। ओहो ओहो 31 दिसंबर को काम खत्म हो गया। तो 1 मई से लेके 31 दिसंबर तक कितने महीने बनते हैं? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीने बनते हैं। अगर ये 8 महीने बनते हैं तो आप इसमें वेजीज ऐड करो, 58,000 रुपीज इंटू 8 मंथ्स, तो ये बनते हैं 4,64,000 रुपीज। 58,000 रुपये महीने के, 8 महीने काम चला है। और ये जो 8 महीने हैं ये हमने 1 मई से लेके 31 दिसंबर तक हमने काउंट कर लिया। मुश्किल काम है कोई? अच्छा एक लाइन इसमें बेटा और थी, ये देखो, प्रोडक्शन कुड कमेंस ऑन 1 फरवरी 25। और मैंने क्लास में आपको कई बार बताया है कि अकाउंट्स में हम देखते हैं रेडी फॉर यूज, इनकम टैक्स में देखते हैं पुट टू यूज। आपने एसेट को एक्चुअल में कब यूज करना स्टार्ट करा वो इनकम टैक्स में देखो। अकाउंट्स में आप एसेट तैयार करके बैठे हो लेकिन आप उसको प्रैक्टिकली यूज कर रहे हो बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो रेडी फॉर यूज देखते हैं। अगर हमारा काम 31 दिसंबर को पूरा हो गया है तो डेप्रिसिएशन यहीं से चालू हो जाएगा। अगर 31 दिसंबर को आपका काम पूरा हो गया है तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगा दूंगा मैं इस पे। इनकम टैक्स में चलता है पुट टू यूज और अकाउंट्स में चलता है रेडी फॉर यूज। तो मेरी एसेट 31 दिसंबर को रेडी फॉर यूज है। आपने प्रोडक्शन फरवरी में यूज शुरू की होगी, हमारा अकाउंट्स में इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। ये बात हमने क्लास में कई बार डिस्कस की है बेटे। आप एक कंप्यूटर खरीद के ले आए, डिब्बा बंद पड़ा है, 6 महीने यूज ही नहीं करा, तो अकाउंट्स में 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, आप यूज करो ना करो, क्योंकि अकाउंट्स में चलता है यूसेज और पासेज ऑफ टाइम। एसेट का जब टाइम निकलता है तो पुरानी होनी शुरू हो जाती है। हमने एक बात क्लास में कई बार डिस्कस करी है, अब इस पर क्या चर्चा करनी। हम जरा क्वेश्चन आगे रीड करते हैं बेटे। मैं जरा आपको वापस लेके आता हूँ मेरे बच्चे, ये देखो। अच्छा जी, ये मैं हटा देता हूँ, सारी चीजें आपको पता लगी गई हैं। अच्छा जी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन। लो बताओ, रॉ मटेरियल तो चाहिए, सीमेंट चाहिए, बजरी चाहिए, बरेती चाहिए, ईंटें चाहिए, तो वो तो कंस्ट्रक्शन में आएगा ही। 42,48,000 रुपये है जी। लो जी, रॉ मटेरियल 42,48,000 रुपीज है जी। कोई मुश्किल काम नहीं, आगे चलते हैं। कहता है जी कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग दी वर्कर्स टू द न्यू फैक्ट्री फॉर वर्क। क्या वर्ड यूज हो रहा है? रीलोकेशन कॉस्ट। आपकी कॉपी खोलो, जो मैंने आपको AS10 के नोट्स लिखवाए हैं उसमें मैंने आपको बताया था क्या क्या इंक्लूड नहीं होता उसमें। रीलोकेशन कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस, कोई सेरेमनी एक्सपेंसेस, ये सारे खर्चे नहीं आते उसमें। तो ये रीलोकेशन आपका कॉस्ट का पार्ट नहीं है, P&L में जाएगा। ये जो इनॉग्रेशन फंक्शन जो आपने सेरेमनी की है ये भी P&L में जाएगी। तो ये दोनों के दोनों आपके कॉस्ट का पार्ट नहीं है। आपकी कॉपी अगर आप देखेंगे ये सारे कॉन्सेप्ट आपको लिखवाए हुए मेरे बच्चे, ये दोनों खर्चे P&L में जाएंगे, कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। एक चीज और, मेरे पास है ओवरहेड्स, और मैंने क्लास में बताया था कि अगर आपके ओवरहेड्स एलोकेटेड है तो नहीं लेने, डायरेक्टली रिलेटेड है तो लेने हैं। और साफ साफ लिखा हुआ है इनकर्ड डायरेक्टली। अगर डायरेक्टली इनकर हुए हैं तो आपको लेने पड़ेंगे। बताओ जरा कंस्ट्रक्शन पे कितना पैसा खर्च हुआ है पर मंथ? ये भी महीने के हिसाब से है, 50,000 रुपए है, 8 महीने 4 लाख रुपए हो गए। तो मैं इसमें लिख देता हूँ डायरेक्ट ओवरहेड्स 50,000 रुपये महीना, 8 महीने 4 लाख रुपए बेटे, ये हो गए। मेरे को तो लगता नहीं कोई मुश्किल काम है बेटे। फाइनल के स्टडी मटेरियल में से क्वेश्चन उठा के दे रहे हैं इंटर में, पर मुझे लगता नहीं कोई खास काम है इसमें, है ना। चले आगे। अच्छा, अब क्वेश्चन में हमें बाकी की जो लाइनें हैं वो पढ़नी चाहिए। द ओवरऑल यूजफुल लाइफ ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग वाज एस्टिमेटेड 40 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन। आपको बिल्डिंग की लाइफ बता रहे हैं 40 साल। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? डेप्रिसिएशन निकालो। तो मैं क्या करूंगा, मैं बिल्डिंग लूंगा, मैं बिल्डिंग को डिवाइड करूंगा 40 ईयर से, और इसको डिवाइड कर दूंगा मैं 3/12 से। 3/12 से क्यों? लिखा हुआ है डेट ऑफ कंप्लीशन, 31 दिसंबर को काम पूरा हुआ है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने आपने इस साल यूज की होगी, उस पर 3 महीने का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो मैं अभी कॉस्ट का टोटल मारूंगा, उसको 40 से डिवाइड करूंगा, उसका 3/12 करूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये जो आपकी लैंड है, लैंड पे नो डेप्रिसिएशन। तो जितनी भी आपकी टोटल कॉस्ट बनेगी उसमें से 50 लाख रुपए पहले मैं बाहर निकाल दूंगा कि भाई ये तो लैंड के, इस पे तो डेप्रिसिएशन लग नहीं सकता। बाकी की जो कॉस्ट है वो बिल्डिंग की है,
उस पर हम डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, क्या दिक्कत वाली बात है। खर्चों की लिस्ट आपने बनाई ली है तो टोटली तो मारना है। मुझे एक बार आगे पढ़ने दो क्या कहता है क्वेश्चन, मुझे जरा आगे रीड करने दो बेटे। However, it was estimated that the roof would need to be replaced 20 years after the date of completion। ये भी क्लास में पढ़ा था, कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग की लाइफ आपकी 40 साल है, लेकिन उसकी जो छत है, उसकी जो रूफ है, उसकी लाइफ 20 साल है। तो पहले मैंने क्या बोला, लैंड को बाहर निकालो, कर दिया बाहर, बिल्डिंग बच गई। अब बिल्डिंग के फिर दो टुकड़े करूंगा, एक है रूफ, एक है अदर बिल्डिंग। अदर बिल्डिंग चलेगी 40 साल के हिसाब से और रूफ पे लगा देंगे 20 साल के हिसाब से डेप्रिसिएशन। तो बिल्डिंग की कॉस्ट को दो टुकड़ों में तोड़ देंगे, एक 40 साल के हिसाब से डेप्रिशिएट होनी है, एक 20 ईयर्स के हिसाब से डेप्रिशिएट होनी है। बच्चों वाला काम है, आगे चलते हैं जरा। द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द रूफ एट करंट प्राइस इज 25% ऑफ द टोटल कॉस्ट। जो भी आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट बनेगी उसमें 25% रूफ का खर्चा है और 75% अदर बिल्डिंग का खर्चा है। तो 75% को 40 ईयर से डिवाइड करना है और 25% को आपने 20 ईयर से डिवाइड करना है। बाद में 3/12 कर देना है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लैंड पे डेप्रिसिएशन लगाना ही नहीं, इतनी सी तो बात है, और क्या है। लेकिन क्वेश्चन में एक पॉइंट है बेटे, एक और पॉइंट है अभी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री वाज पार्टली फाइनेंस्ड बाय अ लोन ऑफ 56 लाख रेज्ड फ्रॉम एसबीआई ऑन 1 अप्रैल। पहली बात, क्या आपने लोन लैंड के लिए लिया है? नो, लोन आपने लिया है कंस्ट्रक्शन के लिए। लोन कब लिया? 1 अप्रैल को। और कंस्ट्रक्शन कब से स्टार्ट हुई है? 1 मई को। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 सबने पढ़ा हुआ है, तो आपको कैपिटलाइजेशन की कंडीशन पता है। एक्सपेंडिचर शुड बी इनकर्ड, एक्टिविटीज शुड रिमेन इन कंटिन्यूएशन, इंटरेस्ट कॉस्ट शुड बी एक्चुअल। तो जब हमने काम ही 1 मई को शुरू किया है तो हमारी एक्टिविटीज ही 1 मई से स्टार्ट हुई है। तो आप 1 अप्रैल से तो कैपिटलाइजेशन कर ही नहीं सकते, लोन लेने से थोड़ा ना काम बनता है। एक्टिविटीज आपकी मई से शुरू हुई है। तो अगर आप मेरे से पूछें कि सर आप कितना ब्याज कैपिटलाइज करेंगे, तो मैं 56 लाख लूंगा, इस पे रेट लगाऊंगा, 8/12 कर दूंगा। क्यों? 1 मई से लेके 31 दिसंबर तक, सेसेशन तक जाना होता है। काम कब शुरू हुआ? 1 मई को, और काम कब बंद हुआ? दिसंबर में। 8 महीने बनते हैं आपके, तो 8 महीने का ब्याज में। और अगर इस बीच में कोई टेम्परेरी इनकम आएगी वो लेस कर लेंगे हम, सिंपल सा काम है। मुझे एक बार क्वेश्चन आगे पढ़ने दो। एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 9% पर एनम, लो 9% रेट आ गया। अब होना तो ये चाहिए। मुझे एक बार क्वेश्चन आगे पढ़ने दो। ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द लोन प्रोसीड्स हैड बीन फुली यूटिलाइज्ड टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन वाई लिमिटेड अर्नड एन इनकम ऑफ 50,000 फ्रॉम टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोसीड्स। 50,000 रुपए को टेम्परेरी इनकम कमा ली, वो आपको पता ही है कि बोरिंग कॉस्ट में से इनकम लेस करके जो नेट बोरिंग कॉस्ट आएगी उसको कैपिटलाइज कर लेंगे हम। तो ब्याज को जब हम कैपिटलाइज करते हैं तो नेट बोरिंग कॉस्ट को करते हैं, हम कर लेंगे 50,000 रुपए लेस करके, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा ना इसमें। तो जो ब्याज बनता है उसमें से 50,000 लेस करेंगे, कैपिटलाइज कर लेंगे। बात वो नहीं है। मैं आपको एक लाइन पढ़ाता हूँ, हंसना मत, हंसना मना है। क्वेश्चन कुछ और कहता है, आंसर में कुछ और है। ये देखो क्या कहता है, assume that all of the net finance cost needs to be allocated to the cost of factory excluding land। कहते हैं लैंड पे ब्याज को नहीं लगाना, सिर्फ फैक्ट्री पे लगाना है, वो मुझे पता है, मैंने पढ़ा दिया कि कंस्ट्रक्शन के लिए। इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड बेस्ड ऑन 8 मंथ्स पीरियड। बताओ, साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्याज को 8 महीने में एलोकेट करना है आपने, साफ साफ लिखा हुआ है 8 मंथ पीरियड, 8 मंथ्स पीरियड, साफ साफ लिखा हुआ है 8 महीने, 8 मंथ्स पीरियड, 8 महीने लिखा हुआ है। और इनके सोल्यूशन को अगर मैं देखूं, ये तो ठीक है 8 महीने, मैं अगर इनका सोल्यूशन देखूं बेटे, मेरे को इतना गुस्सा आता है कई बार, मैं क्या करूं, मैं कुछ कर तो पाता नहीं, इंस्टीट्यूट पे जोर चलता नहीं बेटे। ये मैं आपको इनका आंसर दिखाता हूँ, आपको भी वट चढ़ जाएंगे। ये देखो ये क्या कर रहे हैं, 9 मंथ्स, क्या है ये? जब आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है भी 8 महीने का ब्याज कैपिटलाइज करो, तो फिर ये आंसर में 9 महीने ले रहा है, इसने डेट ऑफ लोन से उठा लिया। मैं क्या करूं, बताओ 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 ना बेटे, मैं क्या करूं? फिर बच्चे कहते हैं जिंदल सर आपका आंसर मैच नहीं करता। अरे मेरा क्या नहीं मैच करता, यही गधे बैठे हैं। जब क्वेश्चन में कह रहा है, चलो वो तो हमने नॉलेज से देख लिया, अभी 1 मई से लेकर दिसंबर तक 8 महीने बनते हैं, आप उस नॉलेज को भी छोड़ो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8 महीने, फिर 9 महीने का ब्याज, क्या मतलब बनता है यार इस चीज का, बताओ, हद हो गई। ऐसे थोड़ा ना होता बेटे। तो मैं तो फिर अपना आंसर अपने जो वर्डिंग है उसके हिसाब से बनाऊंगा ना। तो मैं यहाँ लिखूंगा इंटरेस्ट 56 लाख रुपीज है, इसका 9% रेट है, 8/12 है, और -50,000 रुपीज है जो हमने टेम्परेरी इनकम कमाई है कंस्ट्रक्शन पीरियड में। ये कुछ ही कहता रहे, मैं तो अपना आंसर ठीक करके बनाऊंगा। 56 लाख इंटू 9% इंटू ये और इंटू ये, माइनस करूंगा 50,000, 286 आएगा। अब जिसको मेरी बात कन्विंसिंग लगती है वो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, पेपर में क्वेश्चन आया
आंसर तो पेपर में आंसर तो नहीं होता ना, आप क्वेश्चन पढ़ के ही तो सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन में 8 महीने लिखा हुआ है, आप 9 महीने का ब्याज कैसे कैपिटलाइज कराओगे, मुझे बताना बेटे। अच्छा, ये लो जी, हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई है। बताओ जी टोटल कॉस्ट कितनी है। 50 लाख, 1,60,000, 464, 42, 48, 4 लाख और 286। ये आ गया जी 1,05,58,000 रुपीज। चलो अब आपको लगाना डेप्रिसिएशन। तो 105, स्टेटमेंट शोइंग डेप्रिसिएशन, आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। ये बेटे इन्होंने आंसर में 3,28 लिया हुआ है, ये 3,28 गलत है, मैं फिर कह रहा हूँ। 8 महीने का ब्याज कैपिटलाइज होगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी 8 महीने लिखा हुआ है। क्वेश्चन की बात तो सुन लो, क्वेश्चन की बात तो सुनोगे, क्वेश्चन में 8 महीने लिखा हुआ है। हम बना रहे थे डेप्रिसिएशन की वर्किंग। तो 1,05,58,000, पहले इसमें से 50 लाख रुपए लैंड के माइनस करो, क्योंकि लैंड आपकी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। तो बाकी कितना बचा, बाकी बचा जी 55,58,000 रुपीज। इसके दो टुकड़े हैं, 75%, 25%। ये रूफ में एलोकेट हो जाएगा और ये बिल्डिंग में एलोकेट हो जाएगा। 1,389,500, 4,168,500। बिल्कुल ठीक है जी। अब इसको डिवाइड करेंगे 40 से, और इसका करेंगे 3/12। इसको डिवाइड करेंगे 20 से, और इसका करेंगे 3/12। डेप्रिसिएशन आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म, पैसा आ जाए। इतना ही काम है मेरे पास, और क्या करना है। सिर्फ एक ब्याज का डिफरेंस है हमारा इनके साथ, क्योंकि ये वर्डिंग को फॉलो ही नहीं कर रहे। अभी बच्चा कहते हैं सर आप कह रहे थे ये सीए फाइनल का क्वेश्चन है, तो सीए फाइनल में कौन सा आंसर है। तो इन डेज 23 फाइनल में लगता है, और उसमें साफ साफ बोला गया है कि स्पेसिफिक बोरिंग में डेट ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं देखते, एक्टिविटीज नहीं देखते, एक्सपेंडिचर की अमाउंट नहीं देखते, सिर्फ ये देखते हैं लोन लिया कब और काम कब खत्म हुआ, पूरा ब्याज कैपिटलाइज कर देते हैं। स्पेसिफिक बोरिंग में साफ साफ लिखा हुआ है इंडेक्स 23 में। तो इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन तो उठा लिया फाइनल का, लास्ट में 2-3 लाइनें इंटर की ऐड कर दी, वो 8 महीने वाली, सोल्यूशन वही पुराना चिपका दिया। ये गलती हुई है इनसे, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में स्पेसिफिक बोरिंग के ब्याज के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो रूल सेम चलता है एक्सपेंडिचर वाला। और ये यही काम कर रहे हैं, जहां भी आपके पुराने आरटीपी एमटीपी में कहीं भी इन्होंने फाइनल का क्वेश्चन उठाया, वहां स्पेसिफिक बोरिंग का लफड़ा ग्रेड करके रख दिया इन्होंने, गलत आंसर बना रहे हैं बेटे। अब क्वेश्चन ठीक है इनका, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8 महीने, 1 मई से लेकर दिसंबर तक, सोल्यूशन में 9 महीने ले रहे हैं। बताओ यार, चलो कम से कम, चलो मैं मानता हूँ, कुछ भी मत करो, क्वेश्चन की बात तो सुनो, क्वेश्चन 8 महीने कह रहे हैं, इसलिए आंसर में डिफरेंस है। मुझे व्हाट्सएप मत करना, मैंने कम से कम 10 बार बोल दिया इस चीज के ऊपर। चलो जी, क्वेश्चन खत्म, पैसा आ जाओ, जरा पिछले उससे ऊपर चलते हैं। हाँ जी, हम कौन से क्वेश्चन पे थे, हम क्वेश्चन नंबर 10 पे थे, हो गया जी। एएस का नंबर ही गलत दे रखा है नालायकों ने, आंसर तो गलत दे रहे हैं। ये बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, ये है AS4 का, इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट। मुझे कराने की जरूरत नहीं है, आप क्लास बुक में जाओ, क्लास बुक में क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, सेम है, वही है। इसमें 2-3 इवेंट्स दे देगा जी, ये चोरी हो गई, ये बिजनेस कॉम्बिनेशन हो रहा है जी, ये आग लग रही है जी, बताओ एडजस्ट करेंगे नहीं करेंगे, वो सारा कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन भी वही है। क्लास बुक का 17 और 18 क्वेश्चन आप देख लेना, ये मुझे कराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये बताना है, वही 2-3 केस दे रखे हैं कि कौन सा एडजस्टिंग है, कौन सा नॉन एडजस्टिंग है। अब जैसे आग लग गई जी, कब लगी है, 13 अप्रैल को, बैलेंस शीट डेट के बाद है, तो नॉन एडजस्टिंग है। इस तरह से बता, किए हुए क्लास में डिट्टो क्वेश्चन पढ़े, आप देख लेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 8 में आ गया, लो, ये तो आपका फेवरेट चैप्टर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये हमारे पास है जी कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट 2 साल की बैलेंस शीट है, एक है 24 और एक है 25। ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट है और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है। क्लास में हमने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन किए हुए हैं, लेंदी लेंदी क्वेश्चन किए हुए हैं। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये लो, मैं रफ में बना के दिखा रहा हूँ।
मैं प्रेजेंटेशन फॉलो नहीं कर रहा, मेरा मकसद है सिर्फ कैश फ्लो टैली करके देना। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, 5 मिनट लगेंगे बेटा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग, छोटा सा क्वेश्चन है ये। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऐड करेंगे ओपनिंग और लेस करें, टैली करेंगे क्लोजिंग। आओ जी, सबसे पहले इस क्वेश्चन में है डिविडेंड पेड। कितना डिविडेंड पे किया इन्होंने? 3 लाख रुपए। और हमने क्लास में पढ़ा था कि अगर पिछले साल की बैलेंस शीट में कहीं भी आपको डिविडेंड नजर ना आए, ये मेरी पिछले साल की बैलेंस शीट है, कहीं भी डिविडेंड नहीं है, तो इसका मतलब ये डिविडेंड करंट ईयर में प्रपोज हुआ, करंट ईयर में पे हुआ, ऊपर ऐड करेंगे नीचे लेस करेंगे नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में। तो अगर आपको बैलेंस शीट में डिविडेंड नजर नहीं आ रहा, करंट ईयर में प्रपोज हुआ, करंट ईयर में पे हुआ, तो ये रहा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस। ये मेरा इंक्रीज इन पी एंड एल है, 5 लाख रुपीज, सारी इंफॉर्मेशन लैक्स में है। मैं यहां लिख देता हूं, इंक्रीज इन पी एंड एल 15 माइनस 10, 5 लाख रुपीज। डिविडेंड पेड, बताओ जी कितना डिविडेंड पेड है? 3 लाख रुपीज। कोई रिजर्व देखना है क्या बेटे? और तो कोई रिजर्व नहीं है, कोई जनरल रिजर्व, कोई और रिजर्व नहीं है? नहीं है, लगा दिया टोटल, ये बन गया नेट प्रॉफिट 8 लाख रुपीज का। और ये जो डिविडेंड पे किया आपने, ये यहाँ पे भी लिखो, डिविडेंड पेड 3 लाख रुपीज। आपके पास आंसर बना हुआ है आरटीपी में, आपको लिखने की जरूरत है, सिर्फ देखते चलो, 5 मिनट लगने हैं मुझे रफ में बनाने में, सिर्फ आंसर टैली करा रहा हूँ। फिर आ गया जी डेप्रिसिएशन, बताओ कितना डेप्रिसिएशन है? 20 लाख रुपए का। मैंने यहाँ पे बनाया फर्स्ट वर्किंग नोट, मैंने बनाया एफ ए अकाउंट, बैलेंस शीट में आओ जरा, मेरे पास है पीपीई, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों है मेरे पास, 205, 255। ये है जी ओपनिंग बैलेंस 205, क्लोजिंग बैलेंस 255, डेप्रिसिएशन है 20, टोटल आ गया 275। तो परचेज आ गई जी बैंक 70। तो जो परचेज है वो आपका इन्वेस्टिंग में चला जाएगा। ये लो जी, परचेज ऑफ पीपीई 70, फर्स्ट वर्किंग नोट का रेफरेंस आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन, लेकिन पहले मैं इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड बैक करूँगा, फिर ये मेरा पीबीटी आएगा, फिर मैं इसमें ऐड करूँगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 20। चले बेटे आगे, कोई खास बात नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको आते हैं। फिर मेरे पास है जी फ्रेश डिबेंचर्स इशू किए हैं 1 अप्रैल 24 को। फ्रेश डिबेंचर, मैं बैलेंस शीट में गया, मैंने डिबेंचर्स को चेक किया, 40 लाख के डिबेंचर 50 लाख के हो गए, तो न्यू इशू है 10 लाख का। और क्वेश्चन साफ कह रहा है कि जो नया इशू है वो इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर है, यानी आपको डिबेंचर्स पे पूरे साल का ब्याज देना है। ये जो 50 लाख के डिबेंचर है, 8% रेट है, तो 50 लाख का 8%, 4 लाख रुपए इंटरेस्ट बनता है। तो मैं चला गया यहाँ पहले फाइनेंसिंग में, मैंने लिखा इशू ऑफ डिबेंचर्स, कितना? 10 लाख रुपीज। अब मैं गया ऑपरेटिंग में, मैंने लिखा जी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 50 लाख का 8%, 4 लाख रुपए ऐड कर दिए मैंने। अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑपरेटिंग में ऐड करते हैं तो फाइनेंसिंग से लेस भी करते हैं, तो मैंने लिखा इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड 2। जिंदल सर 4 है, नहीं 2 है। नहीं नहीं जिंदल सर, ऊपर आपने 4 ऐड किया है, 4 तो ऐड किया है, लेकिन लेस 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि इनका अनपेड इंटरेस्ट चल रहा है, यहाँ पे देखो अनपेड इंटरेस्ट है 2 का। तो प्रॉफिट एंड लॉस में वो एड बैक करो जो पी एंड एल में गया होगा। पी एंड एल में 4 लाख की राइट ऑफ किए होंगे, पेड अनपेड सारे जाते हैं पी एंड एल में, लेकिन कैश फ्लो में जितना पेड है वही लेस होगा। तो आपका 2 आउटस्टैंडिंग है, देना था 4 लाख का ब्याज, 2 लाख का अनपेड पड़ा, तो 2 लाख ही दिया आपने। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द समरी ऑफ कैश एंड बैंक, आपको पता ही है इस बात का। अच्छा अच्छा, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहे जी आप हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दो जी, इनडायरेक्ट मेथड से बना के दो जी, वही बना रहे हैं। हो गया सारा क्वेश्चन, हो गया जी। आओ फटाफट से, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल 195 से 250 हो गई, इश्यू ऑफ शेयर्स। आओ फाइनेंसिंग में, इश्यू ऑफ शेयर्स 55, पी एंड एल हो गया। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स कम हो रहे हैं, पहले 82 के थे, अब 75 के हो गए। करंट लाइबिलिटीज आपकी कम हो रही हैं, करंट लाइबिलिटीज कम होंगी तो लेस करते हैं, आपको पता ही है, 7 लेस कर देंगे। यहाँ देखो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 7 लेस, बिना बिना पेमेंट के तो लाइबिलिटीज कम होती नहीं है। लो जी प्रोविजन फॉर टैक्स, जो पिछले साल का टैक्स है ये आपका पेड है,
और जो करंट ईयर का टैक्स है ये आपका प्रोवाइडेड है। करंट ईयर वाला एड बैक करेंगे, पिछले साल वाला लेस करेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ टैक्स की इन्फॉर्मेशन है नहीं, इसलिए अकाउंट बनानी। तो मैं ऊपर क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे 8 ऐड करूंगा अभी, ये आ जाएगा 16। बिल्कुल लास्ट में जाकर लिख दूंगा टैक्स पेड, और वो भी 5। बस क्वेश्चन आगे पढ़ो, फटाफट से निपटाओ बेटे इसको। ये पीपी तो हो गया जी। गुडविल, गुडविल ध्यान से पढ़ो। ओपनिंग 8 है, क्लोजिंग 6 है, कम हो रही है, अमोटाइज की होगी आपने। तो जैसे डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करते हैं वैसे अमोटाइजेशन को भी ऐड बैक करेंगे। ये तो वर्किंग कैपिटल चल पड़ी, यहाँ बीच में घुसा देना इसको। अमोटाइजेशन ऑफ गुडविल 2, गुडविल का अमोटाइजेशन 2 ऐड बैक हो गया, डेप्रिसिएशन भी ऐड बैक हो गया। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज कम हो रही हैं, अगर करंट एसेट्स कम होंगे तो बेचे होंगे, पैसा आ गया आपके पास, तो ये आ गया डिक्रीज इन स्टॉक, 14 प्लस कर दो। ट्रेड रिसीवेबल ये आपके बढ़ रहे हैं, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 2, ये लेस कर देते हैं। करंट एसेट्स बढ़ेंगे तो लेस करते हैं। और क्या रह गया, कैश का ओपनिंग बैलेंस है 27, ये है 59, यहाँ लिखो 27, यहाँ लिखो 59, तो ये कितना हो जाएगा 32, ये आना चाहिए टोटल अपना। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। लगाओ जी टोटल लगाओ, 16 प्लस 20 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 14 माइनस 14, ये आ गया 42, ये 70 माइनस, ये कितना आ गया 5 50 60 पॉजिटिव, ठीक है। तो 60 प्लस 42 माइनस 72, 32 आ गया, आ गया। लो बच्चों वाला क्वेश्चन है बेटा, लगा कोई टाइम? जो क्वेश्चन हमने क्लास में किए उसके कंपैरिजन में तो ये बच्चा क्वेश्चन था। एडिशनल इन्फॉर्मेशन निपटाओ, बैलेंस शीट निपटाओ, बैलेंस शीट टैली हो गया, कैश फ्लो टैली हो गया आपकी। खत्म करो यार बेटे फटाफट से, ये भी हो गया 8वां क्वेश्चन आपका, कैश फ्लो टैली हो गई। लो जी, मैं आ गया क्वेश्चन नंबर 7 में। किस चीज पे है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे है बेटे। कोई विराट ट्रेडर्स है, ये कोई अनलिस्टेड पार्टनरशिप फर्म है। अब मेरे को क्वेश्चन फ्रेम करने वाले पे आता है गुस्सा। पहली बात तो ये है कि जब उसने पार्टनरशिप फर्म वर्ड यूज किया तो ये अनलिस्टेड वर्ड यूज करने की क्या जरूरत थी? अरे भैया कौन सी स्टॉक एक्सचेंज है जहां पे पार्टनरशिप फर्म्स के शेयर बिकते हैं? लिस्टेड अनलिस्टेड तो कंपनीज के कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तो वर्ड यूज कर रहा है पार्टनरशिप फर्म और साथ में लिखा हुआ है अनलिस्टेड। कहते हैं जी इनकी जो टर्नओवर है वो 249.99 है करोड़, तो इसका मतलब 250 करोड़ से नीचे है। पहली बात, पार्टनरशिप फर्म की बात हो रही है, यानी कि नॉन कंपनी की बात हो रही है। नॉन कंपनी में दो ही कॉन्सेप्ट होते हैं, या तो लेवल 1 होगा या एमएसएमई होगा। और अगर कोई एमएसएमई नहीं है तो उसकी सेल 250 करोड़ से ऊपर होगी, लोन 50 करोड़ से ऊपर होंगे। और अगर 250 करोड़ से नीचे है, 50 करोड़ से नीचे है, तो वो एमएसएमई है, उसको एग्जाम्पशन मिल जाएंगे। तो सेल तो कम है इसकी। लोन कितने के हैं, 25 करोड़ के हैं, तो सेल 250 करोड़ से नीचे, लोन 50 करोड़ से नीचे है, तो ये पक्का एमएसएमई है। ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर 23-24, ठीक है। ये बैंक भी नहीं है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, ये इंश्योरेंस कंपनी भी नहीं है। इतने पागल लोग हैं बेटे, इतने पागल लोग हैं। एक तरफ वर्ड यूज कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म, कहता जी कंपनी नहीं है, कंपनी नहीं है, अरे भाई साहब, एक पार्टनरशिप फर्म बैंक कैसी हो सकती है? एक पार्टनरशिप फर्म एनबीएफसी कैसी हो सकती है? एक पार्टनरशिप फर्म इंश्योरेंस कंपनी कैसी हो सकती है? जब आपने वर्ड यूज कर लिया पार्टनरशिप फर्म, तो ये जो अनलिस्टेड लिखा गलत लिखा, कंपनी वर्ड यूज किया गलत किया, जरूरत ही नहीं इनकी। ऑल्सो नॉट अ सब्सिडरी ऑफ एनी अदर एंटिटी, एक पार्टनरशिप फर्म सब्सिडरी कैसे बन जाएगी? कुल मिला के किसी बेवकूफ आदमी ने क्वेश्चन बनाया बेटे, और कुछ भी नहीं, किसी पागल आदमी का काम है। लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ सेंस। वो कहता नहीं बेवड़ा दारू पी के बैठ गया और बना दिया कुछ भी। मैं इनके पेपर के चेकिंग सिस्टम को देखते हुए, इनके क्वेश्चंस की फ्रेमिंग देखते हुए, मेरे को भी अपनी भाषा थोड़ी सी अमर्यादित करनी पड़ेगी। बोलने को तो बहुत कुछ मन करता है, उम्र का लिहाज हो जाता है बेटे कि बच्चे क्या सोचेंगे, जिंदल सर क्या बोल रहे हैं। द फर्म विशेस टू अवेल एमएसएमई एग्जम्पशंस फॉर द ईयर, इज इट एलिजिबल? तो मैं इसमें बताना चाहता हूं कि ये एमएसएमई है, यस, और ये एग्जम्पशन अवेल कर सकती है अगर ये लगातार 2 साल तक एमएसएमई में है। अगर ये पिछले साल भी एमएसएमई था, इस साल भी एमएसएमई है, तो ये एग्जम्पशन अवेल कर सकता है, क्योंकि एग्जम्पशन अवेल करने के लिए लगातार 2 साल तक उस कैटेगरी में रहना पड़ता है। तो आपको पेपर में लिखना क्या है कि ये जो एंटिटी है ये एमएसएमई है, क्योंकि सेल कम है, लोन कम है,
और अगर ये एग्जाम्पशन क्लेम करना चाहते हैं तो लगातार 2 साल तक इस कैटेगरी में बने रहो, एग्जाम्पशन मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन खत्म, पैसा आ जाओ, आगे चलते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 6 में आ गया बेटे, बताओ जी 6 क्या कहते हैं। कोई कंपनी है बेटे जायंट लिमिटेड, हैज एंटर्ड इनटू अ बाइंडिंग एग्रीमेंट विद टाइनी लिमिटेड टू बाय अ कस्टम मेड मशीन 1 लाख रुपीज एट द एंड ऑफ 24-25 बिफोर द डिलीवरी ऑफ मशीन। पहले मुझे यहां तक पढ़ना चाहिए क्वेश्चन। एक है कंपनी जायंट, एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है, बाइंडिंग एग्रीमेंट है टाइनी कंपनी के साथ। क्या खरीदने की बात हो रही है? मशीन खरीदने की बात हो रही है, लाख रुपए में, साल के एंड में। देसी भाषा में, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के साथ मशीन खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग है, हम बाहर नहीं निकल सकते, नॉन कैंसिलेबल है, और 24-25 के एंड में हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। मैं मशीन खरीद रहा हूं, सामने वाला मशीन बेच रहा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, ठीक है। बिफोर द डिलीवरी ऑफ मशीन, अभी मशीन डिलीवर नहीं हुई, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मशीन अभी आई नहीं है, डिलीवरी से पहले। अच्छा, द जायंट लिमिटेड हैड टू चेंज इट्स मेथड ऑफ प्रोडक्शन। लो कर लो बात। ये तो वही बात होगी कि जिंदल साहब ने सीए फाइनल के लिए किताब लिखी और किताब लिख के तैयार पड़ी है, इंस्टीट्यूट ने सिलेबस चेंज कर दिया। हमने एक मशीन ऑर्डर की, बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन हो गया, मशीन ऑर्डर हो गई, लेकिन डिलीवरी आने से पहले हमने अपना प्रोडक्शन मेथड ही चेंज कर दिया। अब मुझे बताओ, अगर मेरा प्रोडक्शन मेथड चेंज हो गया तो जो मशीन मैंने ऑर्डर कर रखी है वो मेरे काम आएगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरा प्रोडक्शन करने का तरीका बदल गया तो वो जो मशीन मैंने 1 लाख रुपए की खरीदी है वो तो वेस्ट है। वेस्ट है तो फिर राइट ऑफ करो, पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, बाइंडिंग एग्रीमेंट है। द न्यू मेथड विल नॉट रिक्वायर द मशीन ऑर्डर, जो नया मेथड है उसमें मशीन काम नहीं आएगी आपकी, एंड इट विल बी स्क्रैप्ड आफ्टर डिलीवरी, द एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू इज नील। मशीन खरीदेंगे, पैसे देंगे, कबाड़ में बेच देंगे और बेचने पे कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया आपको। कहता बताना जी जरा आप इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। अकाउंटिंग क्या करनी है, पहली एंट्री पास करेंगे, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख रुपए, और सेकंड एंट्री पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस 1 लाख रुपए। और अगर इस एबनॉर्मल लॉस का नाम दिखाना दिखा सकते हो, चेंज इन प्रोडक्शन मेथड, नाम भी लिख सकते हो, एबनॉर्मल लॉस लिखना है, एबनॉर्मल लॉस लिख दो, ये 1 लाख रुपए पी एंड एल में राइट ऑफ करने पड़ेंगे। खत्म हो गई बात बेटे, क्वेश्चन खत्म, पैसा आ जाओ। कितने सियाने बंदे हैं, मशीन ऑर्डर करके आए हैं, घर आते ही मेथड चेंज कर लिया। पागल हो क्या, मशीन ऑर्डर कर रहे हो? ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं बेटे, कमाल के, बताओ कमाल के क्वेश्चन होते हैं। अच्छा ये चलो, ये बेटे 5वां क्वेश्चन है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB। वैसे तो ये क्वेश्चन सीए फाइनल का बेटे, इंटर लेवल पे नहीं पूछना चाहिए क्योंकि इन एएस फाइनल में, एएस इंटर में, लेकिन मैंने आपको क्लास में इसकी बैकग्राउंड बताई थी कि ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है ये लंदन में है। हम अंग्रेजों की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं आज भी, तो इसके लिए 2-3 पॉइंट पेपर में लिखने होते हैं कि ये लंदन की संस्था है, दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन फॉर्म्ड इन लंदन एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टू सेट ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विच आर आल्सो नोन एज IFRS। मैं आपको ये बताना है जी, ये संस्था लंदन में है और ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाती है, और जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम IFRS बोलते हैं। और 31 मार्च 2000 तक IFRS को IAS बुलाते थे। 31 मार्च 2000 तक हम इसको बुलाते थे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो इंडिया में AS के नाम से आ गए। और 31 मार्च 2000 के बाद इस संस्था ने जो भी स्टेटमेंट बनाया उसका नाम हो गया IFRS, ये इंडिया में लग गया इंडियस के नाम से। ये आप इंटर में पढ़ रहे हैं, फाइनल में पढ़ेंगे, खत्म हो गई बात बेटे। लंदन की संस्था है जी, वहां ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, उन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को हम बोलते हैं IFRS। और 2000 से पहले ये संस्था जो स्टेटमेंट्स बनाती थी उसको बोलते थे IAS। अब उसका नाम IFRS हो गया, बस हो गया। वैसे पेपर में आएगा नहीं, आएगा तो ये 2-4 लाइनों में चिपका आया ना, खत्म होगी बात, नंबर मिल जाएंगे आपको। अच्छा जी, अब क्या है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट तो बेटे हो गया, ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट तो सारा हो गया। अब जो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन है, ये चारों के चारों आपके MCQ हैं। आओ MCQ सॉल्व करते हैं। फिर बेटे ये पार्ट 1 है हमारा जो MCQs का है, और टोटल इसमें 4 क्वेश्चन हैं आपके, और ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है बेटे। ये केस इन्होंने पूछा है AS16 में से। AS16 बोरिंग कॉस्ट क्या और क्या है, 4 क्वेश्चन है सिंपल से, टक 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 2 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। मैं पहले आपको केस स्टडी करा देता हूँ, फटाफट से आओ मेरे साथ।
सबसे आसान क्वेश्चन यही है आपका। सबसे पहले है ईयर 1, आपको फर्स्ट ईयर की इंफॉर्मेशन बता रहा है। अ कंपनी परचेज्ड अ लैंड फ्रॉम इट्स ओन फंड्स, कंपनी ने लैंड परचेज किया अपने पैसे से, लोन का कोई लेना देना नहीं, लैंड खरीदी है अपने पैसे से। एंड स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑन 2 टावर्स ऑन द लैंड, ये जो लैंड अपने पैसे से खरीदी है इस पे 2 टावर खड़े करने हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन के लिए मार्केट से पैसा उठाएंगे। द कंपनी फॉर द कंस्ट्रक्शन बोरोड फंड्स ऑफ 60 लाख ईच फॉर बोथ द टावर्स, एक टावर के लिए लिए 60 लाख रुपए, तो 2 टावर के लिए कितने, 1 करोड़ 20 लाख रुपए, 60 लाख ईच लिखा हुआ है, तो 2 टावर के 1 करोड़ 20 लाख हो गए। द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट ऑफ 60,000 एनुअली फॉर ईच लोन, अगर 60,000 रुपए लोन 1 का है तो 60,000 रुपए लोन 2 का भी है। तो अगर हम उससे पूछें कि जिंदल सर बोरिंग कॉस्ट कितनी है ईयर 1 में, तो मैं बोलूंगा 1,20,000। 60,000 रुपए एक लोन पे है तो 1,20,000 2 लोन्स पे है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अब मुझसे क्वेश्चन पूछे कि बताना जी जरा फर्स्ट ईयर में कितना कैपिटलाइजेशन करोगे, मैं बोलूंगा 120। ये कोई क्वेश्चन है बताओ? 60,000 रुपए और 60,000 रुपए 2 अलग अलग टावर्स का ब्याज है, कैपिटलाइज कर देंगे हम, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन है वो टाइम लेगी, सब्सटेंशियल टाइम लेगी, तो क्वालिफाइंग एसेट है। मुझे क्वेश्चन जरा आगे पढ़ने दो, क्या कहता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, पहले साल में, द कंपनी अलॉटेड द वैकेंट एरिया फॉर पार्किंग पर्पजेज विच फेच्ड रेवेन्यू ऑफ 15,000 इन ईयर 1 ओनली, हमने बोरोड फंड को एफडी में कन्वर्ट करके ब्याज नहीं कमाया। अगर हम कोई बोरोड फंड को, मतलब पैसा उधार ले लिया, हम उसको यूज नहीं कर पा रहे, उसको टेम्परेली हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, वहां से कोई इंटरेस्ट इनकम जनरेट हो गई, वो तो बोरिंग कॉस्ट में से लेस हो जाती है। पर ये तो इन्होंने लैंड कोई पार्किंग एरिया बना के वहां से कुछ इनकम कमा ली, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। ये आप 1,20,000 में से 15,000 रुपए सेटअप नहीं कर सकते, बोरिंग कॉस्ट को इंटरेस्ट इनकम में सेटअप कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन कहता है जी इन्होंने एफडी करा दी, 15,000 रुपए का ब्याज कमा लिया टेम्परेरी बेसिस पे, तो आपकी बोरिंग कॉस्ट बन जाती है 1,05,000। पर ये तो पार्किंग फीस है, लैंड पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लैंड का कुछ एरिया खाली पड़ा था, हमने पार्किंग पे दे दिया, वहां से कुछ कमा लिया। ये तो हम AS10 में भी पढ़ते हैं भाई, ये तो आपकी एंसिलरी इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, तो 15,000 रुपए का बोरिंग कॉस्ट पे इंपैक्ट नहीं आएगा। फिर हमें क्वेश्चन क्या कहता है जी, टावर 1 गॉट रेडी एट द एंड ऑफ ईयर 2, लो कर लो बात, फर्स्ट ईयर की कहानी खत्म, फर्स्ट ईयर में सारा ब्याज कैपिटलाइज करना है 120 का 120। अब ये सेकंड ईयर में आ गया और क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक टावर आपका सेकंड ईयर के एंड में कंप्लीट हो गया, ध्यान से पढ़ना मेरी बात, सेकंड ईयर के एंड में टावर 1 कंप्लीट हो गया, तो सेकंड ईयर तो पूरा निकल गया, तो सेकंड ईयर का भी सारा ब्याज कैपिटलाइज होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि टावर 1 आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन कब हुआ, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, तो सेकंड ईयर में पूरा साल काम चला आपका। तो अगर हम उससे पूछें कि सर सेकंड ईयर में कितना ब्याज कैपिटलाइज होगा, मैं बोलूंगा सेम 120, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में किया था। लेकिन जब थर्ड ईयर में आएंगे तो थर्ड ईयर में कहानी बदल जाएगी। थर्ड ईयर में क्या होगा, एक टावर आपका कंप्लीट है, उसका ब्याज बनता है 60,000, वो P&L में जाएगा, और जो दूसरा टावर उसका काम चल रहा है उसका 60,000 कैपिटलाइज हो जाएगा। तो अब मुझसे पूछो आपकी ईयर 1 में कितना कैपिटलाइजेशन, मैं बोलूंगा दोनों का कैपिटलाइज करो 60,000। ईयर 2 में मैं बोलूंगा दोनों का कैपिटलाइज करो 60,000। और थर्ड ईयर में एक का ब्याज P&L में जाएगा 60,000 और दूसरे का कैपिटलाइज हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है, मैं आपको MCQ चेक करा देता हूँ बेटे, ये कोई क्वेश्चन है बताओ, क्या कहता है फर्स्ट MCQ में, पढ़ो जरा। हाउ मच बोरिंग कॉस्ट शुड बी चार्ज्ड टू P&L एट द एंड ऑफ ईयर 1, सबसे पहले है ईयर 1, और आपसे क्या पूछ रहा है बताना जरा, P&L में कितना जाएगा, P&L में जाएगा 0, क्यों, फर्स्ट ईयर में सारा कैपिटलाइजेशन, सेकंड ईयर में सारा कैपिटलाइजेशन, थर्ड ईयर में 60,000 कैपिटलाइजेशन 60,000 P&L, तो फर्स्ट ईयर में तो P&L में जाने का सवाल ही नहीं बनता, तो ढूंढो कहीं ना कहीं नील अमाउंट होगी, प्रॉफिट एंड लॉस में नील अमाउंट जाएगी बेटे, ये रहा डी, इसका आंसर है डी, प्रॉफिट एंड लॉस में नील अमाउंट जाएगी। मैंने इसका अगला क्वेश्चन पढ़ा, हंसना मना है। हाउ मच अमाउंट इज एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन एट द एंड ऑफ ईयर 1, कहता बताना जरा फर्स्ट ईयर में कितना आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, ये भी ईयर 1 है, ये भी ईयर 1 है, तो मैं बोल तो रहा हूं कि ईयर 1 में आप पूरा पूरा कैपिटलाइज कर सकते हैं 120, 60,000 60,000 दोनों, तो ढूंढो कहीं ना कहीं ऑप्शन होगी, ये रही 120, तो इसका ऑप्शन क्या है, बी। ये क्वेश्चन है, बताओ बेटा फर्स्ट ईयर में कितना P&L में जाएगा, 0, फर्स्ट ईयर में कितना कैपिटलाइज करोगे, पूरा कैपिटलाइज करेंगे, अगर पूरा कैपिटलाइज करेंगे तो P&L में तो ऑटोमेटिकली 0 हो गया, 2 MCQ हो गया आपके इसमें, बताओ। मैं थर्ड में जा रहा हूँ,
देखो जरा थर्ड में क्या पूछ रहा है आपसे, देखते हैं जरा थर्ड में क्या पूछ रहा है। थर्ड में पूछ रहा है, हाउ मच बोरिंग कॉस्ट शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस एट द एंड ऑफ ईयर 3। अब देखो ध्यान से, सेकंड ईयर पूछ ही नहीं रहा आपसे। अगर मुझसे सेकंड ईयर पूछता मैं फिर बोलता 120 कैपिटलाइज कर लो, पर ये तो ईयर 3 पूछ रहा है, और ईयर 3 में आपको पता है एक टावर कंप्लीट है और एक आपका काम चल रहा है अभी, तो आधा कैपिटलाइज करेंगे आधा पी एंडल में डालेंगे, तो 60,000 रुपए की अमाउंट आएगी। ये क्या पूछ रहा है, पी एंडल ढूंढो 60,000, ये रहा 60,000 एक। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अगले में पूछ रहा है जी बताना जरा कितनी बोरिंग कॉस्ट आपकी कैपिटलाइज होगी कब, ईयर 3 में। तो मैं कह तो रहा हूं कि थर्ड ईयर में 60,000 राइट ऑफ होंगे और 60,000 कैपिटलाइज होंगे, तो इसका भी आंसर ए 60,000 रुपए। तो ढूंढो जरा इसका क्या आंसर बनता है। अगर हम चेक करें तो डी बी ए ए, डी बी ए ए, डी बी ए ए, ये चार आंसर बनते हैं। हम चेक कर लेते हैं, अब डी बी ए ए, मैं इसके आंसर्स में जा रहा हूं, ये इसके आंसर्स डी बी ए और ए। लो जी पहला क्वेश्चन हो गया। मैं आ गया सेकंड क्वेश्चन में, देखते हैं जरा सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। ये बेटे हमारा सेकंड क्वेश्चन है, और ये पूछा है इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीज में से। और जो बच्चे क्लास में कंप्लेंट करते हैं कि जिंदल सर हमारा टाइम खराब करते हैं, जिंदल सर फालतू पढ़ाते हैं, जिंदल सर ने कंपनी फाइनल अकाउंट के चैप्टर में डिविजिबल प्रॉफिट फालतू में पढ़ा दिया, पिछली बार के पेपर में आके गया, जिंदल सर ने ये फालतू पढ़ा दिया, जिंदल सर ने ये फालतू पढ़ा दिया। मैं फालतू कुछ नहीं पढ़ा रहा बच्चे, आपके फ्यूचर के लिए पढ़ा रहा हूँ। जब पेपर में चीजें आती हैं तो बच्चे के वहां हाथ पैर फूल जाते हैं, और जो मेरी बात सुन के जाता है, 25 साल का तजुर्बा है मेरे पास, 25 ईयर्स, मेरी बात समझ रहे हो। अगर इस लाइन का एजुकेशन लाइन का 25 साल का तजुर्बा मेरे पास है, और आप मेरा कंपैरिजन किसी यूट्यूब पे पढ़ाने वाले नए बच्चे के साथ कर रहे हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। बच्चे ने यूट्यूब के ऊपर किसी नए टीचर की वीडियो देखी, वो भी मेरा स्टूडेंट होगा, उसकी वीडियो देखी, अब बच्चे को अट्रैक्शन चाहिए स्टूडेंट से, वो कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बात करेगा, बच्चा मुझे पूछता सर ये टीचर तो ऐसा कह रहे हैं। अब उनको क्या बोलूँ कि जिस टीचर को आप देख रहे हो यार वो भी मेरा स्टूडेंट है, उसके पास भी मेरे नोट्स पड़े होंगे। मैं बच्चे को डांटता नहीं हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ व्हाट्सएप पे, लेकिन अच्छा नहीं लगता कई बार कि यार एक सीनियर टीचर को छोड़ के आप एक जूनियर टीचर की बात सुन रहे हैं। हमने हमने कोई धूप में थोड़ा ना बाल सफेद किए हैं, पढ़ा पढ़ा के किए हैं, लाखों बच्चे पढ़ा दिए, हजारों सीए हमारे बनाए हुए हैं, अलग अलग जगह पे पहुंच गए। अब तो ये बात मैं कह सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एक्यूमुलेशन है, हजारों सीए बना दिया हमने, मेरी बात समझ रहे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर AS19 है, मैंने इसमें इतनी बात क्यों बोली, क्योंकि इसमें मेरा पढ़ाया हुआ IRR का कॉन्सेप्ट काम आएगा। एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप किया था कि जिंदल सर यूट्यूब के ऊपर टीचर कह रहा है IRR निकालने की कोई जरूरत नहीं है, IRR तो क्वेश्चन में दिया ही होता है, हमें तुम टाइम खराब कर रहे हो 2-2 लेक्चर, इसमें आपको IRR की जरूरत पड़ेगी। आज मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, मजा आ जाएगा आपको। ये एक अच्छा MCQ है। देखो, सूरज लिमिटेड एक लैसी है जी, एक्वायर्स मशीनरी ऑन लीज फ्रॉम चांद लिमिटेड। सूरज ने चांद से एक एसेट एक्वायर करी है लीज पे। अच्छा जी, ये लेसर है, ये क्या है लेसी, और ये है लेसर। डेट बताओ जरा, 1 अप्रैल 25 फॉर 3 ईयर्स, लीज की डेट है ये, और लीज पीरियड है 3 साल का। ओके, बताओ जी इकोनॉमिक लाइफ कितनी है मशीन की, वो भी 3 साल है। तो मेजर पार्ट ऑफ यूजफुल लाइफ, एक बात तो पता लग गई, एसेट की लाइफ भी 3 साल है, लीज भी 3 साल की है, फाइनेंस लीज का क्वेश्चन है, पता लग गया हमें। द फेयर वैल्यू ऑफ द मशीनरी इज 250, मैं लिख लेता हूं, फेयर वैल्यू 250 है, बहुत बढ़िया जी। एंड द गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू 2000, GRV 2000 है। अगर मुझे लेसी की बुक्स बनानी है तो लेसी की बुक्स में आता है रेंटल प्लस GRV, और अगर मुझे लेसर की बुक्स बनानी है तो लेसर की बुक्स में एक आइटम ज्यादा आती है, UGRV, रेंटल प्लस GRV प्लस UGRV। तो ये GRV है, ये लेसी देगा आपको, ठीक है। मुझे क्वेश्चन आगे पढ़ने दो। एज पर द लीज एग्रीमेंट द लेसी इज रिक्वायर्ड टू पे 1 लाख रुपीज पर ईयर। 1 लाख रुपए का रेंटल है जी, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं लीज रेंटल की, तो 1-1 लाख रुपए के 3 रेंटल है, 3 लाख रुपए के, और 2,000 रुपए की GRV। लेसी की बुक्स मांगेगा तो मैं 3,02,000 रुपए को डिस्काउंट कर लूंगा,
लेसर की बुक्स मांगूंगा तो मैं आगे पढ़ लेता हूं। द लेसर हैज गारंटेड अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 20,000 रुपीज। लेसर का जीआरवी कितना है? 20,000। और मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई थी कि लेसी अपनी वैल्यूएशन कराता है, लेसर अपनी वैल्यूएशन कराता है, और लेसर हमेशा विच एवर इज हायर के पास जाता है। अगर 20,000 रुपए लेसर का जीआरवी है और 2,000 रुपए लेसी का जीआरवी है, तो 18,000 रुपए यूजीआरवी हो गया। और जो 18,000 का यूजीआरवी है वो सिर्फ लेसर के लिए रेलिवेंट है। लेसर अपनी किताबें बनाएगा तो 3,20,000 रुपए बनाएगा। 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000, 2,000, 18,000। और अगर आप लेसी की किताबें बना रहे हो 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000 और 2,000, ये यूजीआरवी लेसी के लिए इररेलेवेंट होता है। पूरी कहानी आपको क्लास में सुनाई है, बड़े बड़े प्यार से पढ़ाया था ये 19 आपको। मुझे आगे पढ़ने दो क्या कहता है क्वेश्चन। However, lesser estimates that it would have a 5,000 only। ये लाइन बेकार है आपके लिए। क्यों? अगर लेसर के पास 20,000 की जीआरवी है तो वो 5,000 को क्यों देखेगा? वो तो 20,000 की तरफ ही जाएगा, हायर की तरफ जाता है। लेसर हमेशा हायर की तरफ जाता है। ये बेकार की लाइन है। एट वट वैल्यू, क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट पे आ गया मैं कलर चेंज करता हूं, थोड़ी सी बात समझ में आएगी आपको। एट वट वैल्यू द मशीनरी वुड बी रिकॉग्नाइज्ड। कहता है ये बताओ मशीनरी किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज होगी? मशीनरी किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज होगी? अब आप बैठ के सोचो पेपर में कि यार मशीनरी किसकी बुक्स में रिकॉग्नाइज होती है? तो मशीनरी रिकॉग्नाइज होती है फाइनेंस लीज में लेसी की बुक्स में। और वो भी किस पे? पीवी ऑफ एमएलपी पे। ये उसका एमएलपी है लेसी का, इसकी पीवी निकालनी है। पीवी के लिए आपको आईआरआर चाहिए, और आईआरआर इस क्वेश्चन में मिसिंग है। पूरे क्वेश्चन में कहीं आईआरआर है ही नहीं। तो पहले आपको रफ में आईआरआर निकालना पड़ेगा। पहले आईआरआर निकलेगा रफ में, फिर आईआरआर निकलने के बाद मैं इसको डिस्काउंट करके देखूंगा क्या वैल्यू आ रही है, क्योंकि पीवी ऑफ एमएलपी और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर का कॉन्सेप्ट होता है लेसी की बुक्स में। मैं क्लास नहीं ले रहा, मैं तो आरटीपी करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट तो आपको आते हैं। और आपको पता है फेयर वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है, पीवी ऑफ एमएलपी आती है। जिस क्वेश्चन में यूजीआरवी होती है उसमें पीवी ऑफ एमएलपी हमेशा कम आती है। तो पीवी ऑफ एमएलपी निकालने के लिए आपको आईआरआर चाहिए। अब आते हैं आईआरआर पे। आईआरआर हमेशा लेसर का होता है। तो जब आप आईआरआर निकालोगे तो लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालोगे, क्योंकि रेट हमेशा मार्केट में फाइनेंसर का चलता है। आपको बैंक से लोन चाहिए तो बैंक आपको बताएगा क्या ब्याज का रेट है, तो आप लेसर के पास गए तो लेसर बताएगा क्या रेट है। तो आपको आईआरआर निकालना पड़ेगा लेसर के हिसाब से। और जब एक बार रेट पता लग गया तो एमएलपी को डिस्काउंट करके देख लेंगे और ऑप्शन चूज हो जाएगी। टाइम लगेगा, क्वेश्चन 2 नंबर का है। अब यहाँ तो इसको छोड़ दो पेपर में कि या टाइम टेकिंग है, या फिर आप इस पर टाइम लगाओ। तो आपको आईआरआर निकालना पड़ेगा। मैंने कॉपी पे निकाला था, 13% के आसपास आया था, लेकिन मैं आपको प्रोसीजर वही मैं आपको फॉलो करके दिखाता हूँ। अगर मैं लेसर के पास हूँ तो एक तो मेरे पास है पीरियड, एक मेरे पास है इनफ्लोज। पीवी फैक्टर 2 ले लेते हैं, एक है 10% का और एक पीवी फैक्टर ले लेते हैं 15% का। एक प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 10% की, एक प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 15% की। 1,00,000 रुपए, सॉरी 1, 2, 3, 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, 1,20,000 रुपए। क्यों? 1,00,000 रुपए का तो रेंटल ही है, 2,000 रुपए का जीआरवी है, 18,000 रुपए का यूजीआरवी है। आईआरआर हमेशा लेसर का निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 0.909, 0.826, 0.751, ये आ जाएगा 0.870, और ये आ जाएगा 0.756, और ये आ जाएगा बेटे 0.658। वर्किंग बनाओ, 90,900, ये आ जाएगा 87,000, 82,600, 75,600। अच्छा जी, ये आ जाएगा 90,120, और ये आ जाएगा 78,960। टोटल मारा आपने 263620, 87,000, 75,600, 78,960, 241560। फेयर वैल्यू माइनस करो इसमें से 2.5 लाख रुपए। ये जितने भी रेंटल है ये सारे के सारे रेंटल लेसर के लिए इनफ्लो है, और जो 2.5 लाख रुपए की एसेट वो दे रहा है वो आउटफ्लो है। इनफ्लो आउटफ्लो का डिफरेंस हम इसको क्या बोलते हैं? एनपीवी। 2 एनपीवी आ जाएंगी, 13,620 आ जाएगी एक तो, और एक नेगेटिव आ जाएगी 8,440 नेगेटिव। फिर हम लगा देंगे फॉर्मूला, लोअर रेट प्लस लोअर रेट एनपीवी, लोअर रेट एनपीवी माइनस हायर रेट एनपीवी इनटू डिफरेंस इन रेट्स। तो 10% प्लस लोअर रेट एनपीवी, ये आ जाएगा 22,060 इंटू 5। 10% प्लस 13,620
3.08, तो 13.08% आ गया, 13% के आसपास आ गया बेटे। और अगर आपको पीवी ऑफ एमएलपी निकालना है तो 1 लाख रुपए इंटू एनओटी ले लेते हैं और 2,000 रुपए 1/1.13, 1, 2, 3, 2.36 आ जाएगा और ये 693 आ जाएगा। ये 2,36,000 रुपए है और ये आ जाएगा 1386, 2,37,386, 2,37,400 के आसपास आ गया ये। तो अगर मैं ऑप्शन में जाके ढूंढता हूँ तो ये 2,37,400 मेरा सी ऑप्शन बनता है। ये क्वेश्चन है, पहले आईआरआर निकलेगा। अब इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है बेटे, मुझे पता है आप इंटर के बच्चे हैं, जब बच्चा सीए इंटर के पेपर देने वाला हो जाता है वो क्वेश्चन को पढ़ने का आदी हो जाता है। मुझे व्हाट्सएप आपने भेजना है कि जिंदल सर इसमें रेंटल की पेमेंट तो एडवांस में लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है कि उसको 1 लाख रुपए देना है और वो भी 1 अप्रैल से देना है, तो रेंटल बिगनिंग में जाना चाहिए। तो आपका पीवी फैक्टर ऐसे निकलना चाहिए, ऐसे निकलना चाहिए आपका पीवी फैक्टर, आपका पीवी फैक्टर इस तरह से निकलना चाहिए, आपका पीवी फैक्टर इस तरह से निकलना चाहिए जिंदल सर। मुझे पता है आप सही कह रहे हो, मैंने रेंटल एडवांस में लेके सॉल्व करने की कोशिश करी तो आईआरआर 25-30% के आसपास आ गया था। आंसर सॉल्व भी नहीं हो सकता, क्वेश्चन में मिस्टेक है। रेंटल एट द एंड ऑफ ईयर होगा तभी क्वेश्चन टैली होगा। अगर ये क्वेश्चन एडवांस रेंटल के हिसाब से होता तो कोई भी ऑप्शन है ही नहीं इसके अंदर। मैंने खुद सॉल्व किया है, आप करके देख लो। एडवांस रेंटल में पहली पेमेंट 0 पीरियड में, फिर जो दूसरे साल का बिगनिंग है उसमें पहले साल का पीवी फैक्टर हमने किए हुए एडवांस रेंटल के क्वेश्चन, उसके हिसाब से टैली नहीं हो सकता। क्वेश्चन में मिस्टेक है। अगर रेंटल एट द एंड ऑफ ईयर होगा तभी क्वेश्चन टैली होगा, तभी 2,37,400 आएगा। मैं तो कह ही रहा हूँ ये गधे बिठा रखे हैं इन्होंने, पागल लोग बैठे हैं, क्वेश्चन कहीं से चुराते हैं, सोचते वोचते हैं नहीं, बस चिपका देते हैं। इसका आंसर है सी, इसका आंसर है सी, सी सी सी, ये रहा सी, सेकंड का आंसर है सी। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं जी। हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, ये किस चीज पे है, ये AS3 पे है। आओ जी जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग is not an example of cash and cash equivalent balances held by entity that are not available for use। ऐसा कौन सा आइटम है जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में काउंट नहीं होता। तो पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन याद करो, उसमें कैश बैलेंस आते हैं, आपके बैंक बैलेंस आते हैं, उसमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज हेल्ड फॉर 90 डेज आती हैं, जितने भी इन्वेस्टमेंट 90 डेज के लिए होते हैं। अब आपको एक ऐसा आइटम ढूंढना है जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं है, तो इसमें एक ही आइटम है और वो है एफडी। अगर आपका पैसा एफडी में पड़ा है तो वो इन्वेस्टिंग में जाएगा, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं आएगा, क्योंकि एफडी एक फिक्स टर्म के लिए होती है, वो आप यूज नहीं कर सकते। इसका ऑप्शन है बी। अब मैं बाकी के ऑप्शन पढ़ाता हूं। कहते जी बैलेंस इन अनपेड डिविडेंड अकाउंट, कंपनी ने शेयर होल्डर को डिविडेंड बांट रहे हैं 2 लाख, लेकिन शेयर होल्डर ने इन कैश कराया 180, 20,000 का अनक्लेम्ड डिविडेंड पड़ा है, तो वो कोई एफडी तो नहीं है, पड़ा तो बैंक अकाउंट में ही होगा ना, तो बैंक बैलेंस में नजर आ रहा होगा, तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है जब बैंक में पड़े हैं पैसे। एफडी तो बैंक में नहीं है, एफडी तो अलग अकाउंट होता है आपका। अच्छा, ये कुछ बैंक बैलेंस है जी जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए रखे हुए हैं, आपने चाहे किसी भी पर्पज के लिए रखे हो लेकिन बैंक में बैलेंस तो पड़ा है ना, तो कैश का क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग और बैंक के ओपनिंग क्लोजिंग में तो आएगा ही। आप उसका यूज किसी भी पर्पज के लिए फिक्स कर सकते हो, लेकिन पड़े तो बैंक में है ना, लिक्विड फॉर्म में। आपका जी बैलेंस पड़ा है बैंक में, कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन हो, बैलेंस तो बैंक में पड़ा है ना, तो जो पैसा बैंक में पड़ा वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा, क्योंकि कैश का ओपनिंग क्लोजिंग और बैंक अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग लेना होता है आपने। तो जो पैसा लिक्विड फॉर्म में बैंक अकाउंट में पड़ा है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का फॉर्म है, लेकिन एफडी में जो पैसा पड़ा है वो अलग है आपका। तो ये पूछ रहा था बताओ जी कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, तो एफडी नहीं है, इसका ऑप्शन है बी। ये रहा जी तीसरे का ऑप्शन है बी। अच्छा मैं अगले क्वेश्चन में आता हूं। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं जी चौथे क्वेश्चन में, फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज एज पर AS26। आपको AS26 की रिसर्च एक्टिविटीज बता रहे हैं, विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस व्हेन इट इज इनकर्ड। आपको एक ऐसा आइटम ढूंढ के देना है जो जैसे खर्च होता है P&L में राइट ऑफ हो जाता है। अगर मैं रूल की बात करूं तो AS26 में साफ साफ लिखा हुआ है कि रिसर्च में जितना भी पैसा खर्च होगा सारा इमीडिएटली राइट ऑफ होगा। AS26 तो रिसर्च का पैसा कैपिटलाइज करने की बात ही नहीं करता, वो तो डेवलपमेंट का पैसा कैपिटलाइज करने की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन गलत है ये। अब क्वेश्चन है तो सॉल्व तो करना है पेपर में, या तो 2 नंबर छोड़ाओ या फिर ले लो। अब इस तरह के जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करेंगे हम,
ये कह रहा है जी आप हमें एक ऐसा खर्चा बताओ जो तुरंत राइट ऑफ होता है, यानी रिसर्च के किसी पैसे को ये कैपिटलाइज करने की कोशिश करेगा और किसी को राइट ऑफ करने की कोशिश करेगा। तो इसका आंसर ये है कि जितने भी कैपिटल एसेट्स अगर आपको नजर आए वो कैपिटलाइज करके छोड़ देंगे, बाकी राइट ऑफ कर देंगे। हमें इवन ऑड ढूंढना पड़ेगा इसमें कि ऑड आइटम कौन सा है। वैसे तो रिसर्च सारा राइट ऑफ होता है AS 26 में, इनकम टैक्स का मुझे पता नहीं। तो ये कह रहा है रिसर्च एक्टिविटीज आप हमें बताओ कौन सा आइटम आपका राइट ऑफ होगा, होंगे तो सारे राइट ऑफ होंगे, पर अब आंसर तो दे रही है। तो जब मैं इनका क्वेश्चन पढ़ने गया तो इसमें प्रोटोटाइप्स की बात हो रही है, ये कैपिटल एसेट है। इसमें टूल्स, मोल्ड्स और डाइस की बात हो रही है, ये भी कैपिटल एसेट है। इसमें आपके प्लांट की बात हो रही है, ये भी कैपिटल एसेट है। लेकिन ये जो बी आइटम है, द सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव ऑफ मटेरियल्स, जब आप अलग अलग वेंडर्स को ढूंढते हो उसमें जो पैसे खर्च होंगे, तो ये आपका एक्सपेंस है, ये जा सकता है क्योंकि ये ऑड है, ऑड वन आउट है। ये कैपिटल एसेट है, ये कैपिटल एसेट है, ये कैपिटल एसेट है। तो जो कैपिटल एसेट्स है, सिर्फ एक आइटम ऐसा है जो कैपिटल एसेट नहीं है, वो आपका आंसर बन जाएगा। लेकिन मैं इस क्वेश्चन से बिल्कुल कन्विंस्ड नहीं हूँ इनके। क्वेश्चन मैंने करा दिया, आप भी पेपर में ध्यान रख के चले जाना, कैसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे सॉल्व करना है। पर मैं सर इस आरटीवी में इनकी गलतियों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। लीज में गलती है, AS 10 के क्वेश्चन में गलती है, मुझे तो ये क्वेश्चन भी ठीक नहीं लग रहा। पर आंसर ठीक है, ये बी है इसका, ये रहा जिसका आंसर बी, ये इसका आंसर बी। अच्छा सर, मैं फिर यहाँ आ गया। अब बच्चे कहते हैं सर इस आरटीपी में कुछ अमेंडमेंट्स गिवन है। अरे ये अमेंडमेंट्स फालतू में छापे हुए हैं यार इन्होंने। देखो कैसे, ये अमेंडमेंट्स इन्होंने 2024 के दे रखे हैं आपको, और ये जो अमेंडमेंट है हर आरटीपी में छाप देते हैं। 2024 के बाद कोई भी आरटीपी उठा लो उसमें ये चिपका रखा है इन्होंने। हम खड़े हैं 2026 में, 2 साल पुरानी बातें कर रहे हैं बेटे, रीप्रिंट किए जा रहे हैं। मेरे को तो समझ नहीं आ रही कि जब बच्चों ने 2 साल में अपने आप को अपडेट कर लिया, MSME का कॉन्सेप्ट बच्चे को आ गया कि AS की एप्लीकेबिलिटी कैसे कैसे होती है, सबके पास क्लासेस गई हुई हैं, सबके पास अपडेटेड नोट्स हैं, ये क्यों दे रहे हो यार तुम? 2 साल पुरानी बात क्यों छाप रहे हो आरटीबी में, बच्चे को क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? ये रेलिवेंट नहीं है बेटे, आपके लिए पुरानी बातें हैं। ये सारे बच्चों को अपडेट किया हुआ है हमने, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, इसको मत पढ़ना, बेकार है ये आपकी आरटीपी है बेटे। तो आरटीपी का वीडियो मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। अब आगे जो 2 MTPs आएंगे वो आपको शेयर कर दूंगा मैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। पढ़ाई मस्त होके करो और पूरे फोकस के साथ करो, पेपर आपके नज़दीक है, टाइम वेस्ट मत करो, इधर उधर से ज़्यादा वीडियोस मत देखो, वीडियो देखने का टाइम गया, कंफ्यूज होने का टाइम गया, फोकस होकर रिवीजन करो प्लीज़। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, और मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, बाय बाय, लव यू।